ये साइंस टेक्नोलॉजी का टेस्ट 4 है। नहीं, सबके पास पेपर है कि व्हाट्सएप ग्रुप में डालें? व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर रिपीट कर दीजिए एक बार। टेस्ट 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप जानते हैं कि ये जो साइंस टेक्नोलॉजी है वो जीएस पेपर 2 का सेक्शन 3 होता है। ये दूसरे पेपर में सेक्शन 3 होता है, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो ये इजीएस्ट मैंने कहा जाए एक तरह से, इसमें खूब विकल्प हो गया। आउट ऑफ 4 यू हैव टू राइट ओनली 2 क्वेश्चंस, तो इजी हो गया। और टोटल साइंस टेक्नोलॉजी में जो टॉपिक्स होते भी हैं, इस बैकग्राउंड में देखेंगे तो ये टोटल जो आपका सिलेबस होता है, कि अगर बात करें साइंस टेक्नोलॉजी के टोटल टॉपिक्स 5 होते हैं, 5 या 6 मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा। टोटल 5 या 6 होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में देखें तो मान लो न्यूक्लियर एनर्जी का है, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, और अब जाके इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। पहले नहीं था, लेकिन अब जाके ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये 5 ही टोटल टॉपिक्स हैं साइंस टेक्नोलॉजी में, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लस एक और मिसलेनियस टाइप में रख सकते हैं, कोई दिक्कत। मिसलेनियस जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी और ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये इतने ही टॉपिक हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं 4, और उसमें से लिखने होते हैं आपको 2। तो कई बार इनके पास क्वेश्चंस कम पड़ने लगते हैं, क्योंकि ये ऐसे टाइप का आंसर क्वेश्चन इनको लिखना होता है, क्वेश्चन देना होता है। मान लीजिए जैसे यूपीएससी में जाएंगे तो फिर भी उनके पास ऑप्शन है कि एक पार्ट में बहुत तरह के, बहुत सारे, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिस्कस डिफाइंड जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है, विच हाउ इसरो यूजिंग दीज 2 ऑर्बिट्स, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इस तरीके से कोई भी एक छोटे से पार्ट पे क्वेश्चन पूछ दिया। या मतलब मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स और भारत में आपदा प्रबंधन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड देयर रोल एंड विच टेक्नोलॉजी आईएमडी इज मेनली यूजिंग फॉर प्रेडिक्शन ऑफ मेटेरोलॉजी, ठीक है। ये जो भी है मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए आईएमडी द्वारा कौन से तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, इस तरीके से। तो एक स्पेस टेक्नोलॉजी में अगर आईएएस की बात करें तो कम से कम 25 क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन बीपीएससी में चूंकि 350 to 400 वर्ड लिखना होता है, तो इनके पास कम होते हैं। ये अम्ब्रेला टाइप का क्वेश्चन ही बना सकते हैं, ऐसे टाइप का क्वेश्चन ही बना सकते हैं। छोटा क्वेश्चन बनाने के विकल्प इनके पास कम रहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये इनके पास ये अगर टॉपिक तैयार कर लिया जाए ठीक से, तो ये थोड़ा बहुत साइंस टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में देखोगे तो कई बार ये उसको इनकी कोशिश होती है थोड़ा से अप्लाइड बनाने की, या ज्योग्राफी वाले एरिया में जाने की। क्योंकि ज्योग्राफी वाले एरिया में जब ये जाते हैं तो उनको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है, ज़्यादा स्पेस मिल जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए। अब देखेंगे तो अदरवाइज जाएंगे अगर नहीं तो कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन भी न्यूक्लियर एनर्जी पे भी, रिन्यूएबल एनर्जी पर भी, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और इस पे आता है। हमने इस बार का जो पेपर था वो उसको थोड़ा अप्लाइड बनाने की कोशिश किया था, और क्वेश्चन आपने लिखा होगा तो आपको ध्यान में भी आया होगा। क्वेश्चन में जाए, 1 नंबर क्वेश्चन में जाए तो सेक्शन ए का 1 नंबर क्वेश्चन जैसे है, हाउ हैज दिस पेपर, पेन ड्राइव में एक पेपर दीजिए। पेपर लेके आइए पेन ड्राइव में। तो जैसे क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन ले ले, कोरोना आपदा के दौरान किस प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन एवं अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिला है, इस संदर्भ में बिहार का भी उदाहरण दें, क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हाउ हैज डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नेंस एंड इकोनॉमी बीन प्रमोटेड ड्यूरिंग द कोरोना डिजास्टर, गिव एग्जाम्पल फ्रॉम बिहार इन दिस डायरेक्शन, ठीक है।
तो क्वेश्चन का सीधा सीधा दिख रहा है कि क्वेश्चन में 3 पार्ट है। कौन कौन सा है? क्योंकि बिहार में 350 to 400 वर्ड है, तो एक तो सीधे सीधे इसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको लिखना था। मैंने इस क्वेश्चन में क्वेश्चन अगर 1 ले ले तो 1 नंबर 1, जैसे मान लीजिए कोरोना है, कोरोना जैसे कोरोना प्लस इट्स इम्पैक्ट, इसका प्रभाव, प्लस बिहार। 3 पार्ट को लेकर के एक आपको इंट्रोडक्शन बनाना था। इसमें कोरोना प्लस इम्पैक्ट प्लस बिहार लेकर के हमें लग रहा है कि हमें करीब 30 to 40 वर्ड्स का एक वो बनाना था। ठीक है, कि कोरोना पेंडेमिक की शुरुआत चीन से हुई, भारत में भी इसका प्रभाव मार्च से बड़े पैमाने पे देखने को मिला। ठीक है, और मार्च में सरकार द्वारा कोरोना पेंडेमिक कोरोना पेंडेमिक को लड़ने के लिए आवश्यक तैयारी, टू मेक रिक्वायर्ड प्रिपरेशन टू फाइट विथ कोरोना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द लॉकडाउन सिंस 25 मार्च 2020, जैसे इसमें लिखा। और उसी में होगा ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, हाँ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड ऑनलाइन ऑफलाइन वाज रेस्ट्रिक्टेड ऑन ऑल अपॉर्चुनिटी ऑफ या फैसिलिटीज, ऑनलाइन बेस्ड फैसिलिटीज स्टार्टेड ग्रोइंग, ऑनलाइन फैसिलिटीज स्टार्टेड ग्रोइंग, ऑनलाइन आधारित सुविधाओं का विस्तार प्रारंभ हुआ। और ये विस्तार हमें शिक्षा, स्वास्थ्य यहाँ देखने को मिलता है। फुल स्टॉप। बिहार सरकार के द्वारा भी, गवर्नमेंट ऑफ बिहार आल्सो टेकन वेरियस इनिशिएटिव्स टू यूज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज। बिहार सरकार द्वारा भी अपनी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सूचना एवं संचार तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया गया, जैसे संजीवन ऐप के माध्यम से दूरस्थ चिकित्सा कार्यक्रम। होगा एक इंट्रोडक्शन ये, और उसके बाद फिर पैरा चेंज कर लेंगे और तब फिर कोरोना के बारे में थोड़ा विस्तार से लिख देंगे कि कोरोना पेंडेमिक कोरोना वायरस से संबंधित था, इसकी शुरुआत कहाँ हुई, भारत में कैसे हुआ। ठीक है, ये सारे कितने लोग इससे प्रभावित हुए, बिहार में इसके कैसे हुए, ये कोरोना अबाउट कोरोना। इसमें यहाँ पे क्या हुआ, इसके 3 पार्ट थे इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट क्या था इसका? कोरोना। फर्स्ट पार्ट कोरोना, ठीक। फर्स्ट पार्ट इसका हो गया कोरोना। सेकंड पार्ट इसका हो गया इट्स इम्पैक्ट, आईसीटी, यूज ऑफ आईसीटी इन डिफरेंट सर्विसेज, यूज ऑफ आईसीटी डिफरेंट सर्विसेज इन डिफरेंट सर्विसेज, यूज ऑफ आईसीटी इन डिफरेंट सर्विसेज। और थर्ड हो गया, तीसरा, बिहार गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, बिहार गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ये 3 पार्ट था इस क्वेश्चन को, आप पढ़ के देखिए इसका। ये कौन सा था? ठीक है, ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? हमने जो आपको कहा कि जैसे ये एक कोरोना आपदा एक हो गया, इसका दौरान किस प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिला। ये इसका कौन सा हो गया? ये हो गया इसका 1 नंबर पार्ट, ये हो गया 2 नंबर पार्ट, और ये हो गया 3, सॉरी ये 2 नंबर पार्ट ही है, 2 नंबर ही है। और यहाँ हो गया ये बिहार का उदाहरण ले, ये हो गया 3 नंबर पार्ट। समझ गए? अब यहाँ पे अगर आपके पास क्या कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग, अगर ये याद होगा तो आप लिखेंगे, ये वाला याद होगा तो लिखेंगे। जैसे ई लर्निंग के लिए जाएंगे तो बड़े पैमाने पे, इंडिविजुअल लेवल पे, निजी स्तर पे भी बड़े पैमाने पे जूम ऐप यूज हुआ। ठीक है, या जो स्वयं प्रभा करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, स्वयं प्रभा, जिसका यूज करके नवोदय विद्यालय और बाकी सारे जो बेस्ट ऑफ टीचर्स थे उनको स्कूल एजुकेशन अवेलेबल कराया गया।
ठीक है। उसी तरह से जाएंगे तो गूगल मीट का भी बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ स्कूलों के दौरान। ये सारा बिहार में जाएंगे तो उन्नयन कार्यक्रम उन्होंने चलाया और उन्नयन कार्यक्रम के तहत उन्होंने ये किया शिक्षा में। स्वास्थ्य में जाएंगे तो सेंट्रल लेवल पे भी जाएंगे तो संजीवन ऐप से सेंट्रल लेवल पे जाएंगे तो इनका था संजीवन ऐप, इनका था कौन सा ऐप, आरोग्य सेतु ऐप था इनका। बिहार में जाएंगे तो इसका संजीवन ऐप था। गवर्नेंस के लेवल पे जाएंगे तो भरमार आ गई गवर्नेंस में, बड़े पैमाने पे कई सारे ऐप आए ई गवर्नेंस के तहत। ठीक है। बिहार गवर्नमेंट का भी जैसे ये जो उनका ग्रीवांस डिस्पोजल वाला है आरटीपीएस के लिए आया। उसी तरह से जाएंगे तो उन्होंने उसका इंद्रव्रज ऐप बनाया। मनरेगा में जो मजदूर लौट के माइग्रेंट लेबरर्स लौट के गए थे तो उनके लिए उन्होंने ऐप बनाया था। तो ऐप की पूरी सूची है, इसका लिस्ट है, हर जगह लिस्ट है। ठीक है। तो उसमें जाएंगे तो शासन के सेंस में जाएंगे। फिर इकोनॉमी में जाएंगे तो इकोनॉमी में जो एग्जिस्टिंग थे, जो ऑलरेडी सारे के सारे हमारे थे, जैसे बिग बास्केट था, ग्रोफर था, अमेजन था, फ्लिपकार्ट था या मैकमाईट्रिप था। ठीक है। बहुत सारे थे तो उन लोगों ने भी इसका यूज किया था। तो ये जाएंगे तो इस तरीके से एक और सबके एग्जाम्पल। तो पहला पैरा क्या लिखना था, इंट्रोडक्शन। दूसरा पैरा में क्या लिखना था, दूसरा पैरा में कोरोना के बारे में विस्तार से। तीसरे पैरा में क्या लिखना था, उसका प्रभाव आईसीटी के सेंस में। लॉस उसमें नहीं लिखना था कि उसके क्या इकोनॉमिक लॉस हुए, ये नहीं लिखना था। क्या पॉलिटिकल लॉस हुआ, क्या इकोनॉमिक लॉस हुआ, ये सब नहीं लिखना था। क्या लिखना था भाई, उसका किस तरह से उसने शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन, ये एग्जाम्पल लिखने थे उसमें। तो एक पैरा जब अबाउट कोरोना लिखने के बाद फिर नीचे उसके क्या लिखना था, शिक्षा के क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों एक ही साथ लिख देना था। उसके बाद जाएंगे तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ में, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों का एक ही साथ लिख देना था। उसके बाद शासन में, गवर्नेंस में लिख देना था। उसके बाद ये लिख देना था, सब में लिख देना था। और नीचे लिख करके इस प्रकार इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, with the use of information communication technology, India as well as Bihar tried hard to meet out challenges created by coronavirus। ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन में कैसे लिखना था कि इस तरह से मैंने चुनौतियां, कोरोना के द्वारा जो चुनौतियां उत्पन्न की गई उसका भारत और राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, सूचना एवं संचार तकनीक का उपयोग करके मजबूती से सामना करने की कोशिश की गई। ठीक है। इस प्रक्रिया में टेली डेंसिटी, दूर संचार घनत्व तथा ऐसे लोगों के पास भी मोबाइल एवं अन्य सेवाओं की पहुंच हुई जो अब तक इससे वंचित थे। ठीक है। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना था। आया दिमाग में फ्रेम कैसे लिखना था, इसका क्या लिखना था। अब इस तरीके से अगर नहीं लिखे तो मार्क्स कटेगा, और इस तरीके से लिख दिए हैं तो मार्क्स आपका मिल जाएगा। आ रहा समझ में, ये बात है। 350 to 400 वर्ड होता है। अब वो तो लिखते जाएंगे तो आपको खुद ही पता चलते जाएगा कितना पैरा बना रहे हैं। अब इसमें हर पैरा को आपके पास क्या नॉलेज है उसके अनुसार होगा ना। मान लीजिए इकोनॉमी में जैसे ज्यादा आपको जाता है, क्या जैसे बताइए आप। हाँ, हम देखो बात नहीं समझ रहे हो। हम फिर एक बात ध्यान रखिए, क्वेश्चन के मांग को पूरा किया जाता है, जो जानते हैं सब नहीं लिखा जाता है। कोरोना को फाइट को, कोरोना का निगेटिव, कोरोना के चैलेंजेस को लड़ने के लिए बहुत सारे मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, होम अफेयर्स का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत बहुत सारे गाइडलाइंस आए। स्टोरी नहीं लिखना है ना। आप देखिए क्वेश्चन स्पेसिफिक है बिल्कुल, हाउ इनकरेज डिजिटलाइजेशन। नहीं समझ रहे बात को, ठीक है। तो आपको डिजिटल वाला एग्जाम्पल लिखना था। आपको वहां पे सब बात कोरोना का, क्या कोरोना को लड़ने के लिए किए गए सारे उपाय नहीं लिखने थे। आप क्वेश्चन का मांग नहीं समझ रहे हैं। क्या लिखे आप, कुछ और लिखे हैं लग रहा है कॉपी में। हाँ, तो आप समझ रहे हैं क्या लिखना है था। इसमें क्या लिखना था, डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिला है, तो केवल डिजिटलीकरण वाला ही तो एग्जाम्पल लिखना है। ये थोड़ी लिखना है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या, पूरा स्टोरी राइटिंग थोड़ी करना है कि कोरोना के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या, कौन कौन से उपाय किए, ये सारा नहीं लिखना है। समझ रहे हैं। तो ये बहुत फैक्चुअल, इसलिए बताया था ना कि कुरुक्षेत्र जो मैगजीन आया था ना, डिजिटल इंडिया करके, पूरा मैगजीन ही था, उसमें से क्वेश्चन हमने क्रिएट किया था। तो आप अगर लिखेंगे तो एकदम स्पेसिफिक क्वेश्चन, अगर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल याद होगा तभी लिखाएगा, ये इसका एग्जाम्पल याद होगा तभी लिखाएगा, इसका एग्जाम्पल, इसका सारे उपाय कोरोना को लड़ने के लिए तो भाई 10 महीने तो उपाय ही किया गया है। तो सारा जैसे माइग्रेट जो लेबरर्स यहाँ से गए थे उनको, उनके लिए अलग से बिहार सरकार ने ऐप बनाया था
ठीक है, तो गवर्नेंस का पार्ट नहीं हो जाएगा वो? हाँ, तो उसका गवर्नेंस के पार्ट के रूप में हो जाएगा ना कि मनरेगा जो मजदूर थे, मजदूरों को कैसे किस तरीके से मैच किया गया, मनरेगा के लिए जो ऐप था उस ऐप का कैसे यूज किया गया, ठीक है, जो रोजगार सृजित करने के लिए। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, आप समझ रहे हैं कैसे इसको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए। अच्छा, ये कहां से हमने क्या ले लिया? इरेज। अटक जाता है कई कई बार, नहीं रमेश, ये क्यों नहीं हट रहा है? ये हमने यहाँ जो पेन था वो लिया था, इससे हटेगा क्या? अच्छा ठीक है, ये वाला हटेगा ना। ऐसे हटाएंगे? वो तो हाथ से तो हट गया। अच्छा चलो ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। हम लोग इसको बड़ा कहां से करें? इससे। अच्छा ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में जाएं तो देखो इसमें क्या है। अच्छा, यहां पे सेकंड क्वेश्चन में जाइए। अरे नहीं, चलो ना। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे अब इस क्वेश्चन को, 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के साथ एक वैश्विक जिम्मेदारी भी है, कैसे? चर्चा करें। प्रोमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी along with meeting the energy requirement is also a global responsibility. How? Discuss. ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पहले ब्रेक करिए। सबसे पहले टेस्ट सीरीज हमने क्या बोला है कि जब भी आंसर लिखने जाएंगे तो कभी भी क्वेश्चन को इन टोटालिटी कभी नहीं लेंगे। कैसे करेंगे? ब्रेक करेंगे। भाई उसमें कितने भाग हैं, यही बार बार बताया है। और जब वो तरीका फॉर्मूला अपना लोगे तो फिर आपको क्वेश्चन लिखने आ जाएगा। तब फिर दूसरा मामला कहां जाकर अटकेगा? उसके बाद जब एक बार क्वेश्चन की समझ होने लगेगी तो सेकंड मामला जाकर अटकेगा कंटेंट के लिए। क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आपके पास कंटेंट था कि नहीं था, ठीक है? तो फिर सेकंड टाइम की बात, फिर कंटेंट में रिफॉर्म करने की, सुधार करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? तो उसमें जाएंगे तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा। ये तो क्लियर हो गया कि भाई बात किसकी है? एक नवीकरणीय ऊर्जा की, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात है। क्वेश्चन क्या है? प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी अलोंग विद द मीटिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इज आल्सो अ ग्लोबल रिस्पांसिबिलिटी। हाउ? डिस्कस। तो एक है नवीकरणीय ऊर्जा, दूसरा है आवश्यकता पूरा करना। माने इसका एक तरह से कहा जाता है जिम्मेदारी। जो जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी 2 है, दूसरा है, ठीक है, कैसे? चर्चा करें। 2 ही पार्ट है इसमें। जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी 2 तरह की है। ये जो जिम्मेदारी है वो कितने तरह की है? एक, ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना, टू मीट आउट एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करना। और सेकंड क्या जरूरत है? सेकंड वैश्विक जिम्मेदारी, नहीं, वैश्विक जिम्मेदारी है। कैसे? 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। एक पार्ट
तो अब आपको क्या लिखेंगे, अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी लिखें। एक तो पहले तो इंट्रोडक्शन लिख देंगे, ठीक है, कि नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, कि जैसे सूर्य, पवन, ये सारे जो सोलर होता है, विंड एनर्जी होता है, बायोमास होता है, बायोगैस होता है, हाइडल प्रोजेक्ट है, इनसे प्राप्त ऊर्जा को नवीकरणीय ऊर्जा के दायरे में शामिल किया जाता है। ये ऐसे स्रोत होते हैं, दीज आर सच सोर्सेज विच सोर्सेज कैन बी रिन्यूड। ये ऐसे स्रोत होते हैं जिनका स्रोत नवीकरणीय प्रकृति का होता है। जैसे कोयला है, एक बार जला देंगे दोबारा तो इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, लेकिन सोलर को तो दोबारा यूज कर सकते हैं, विंड को तो दोबारा यूज कर सकते हैं, वाटर को तो दोबारा यूज कर सकते हैं। एक जगह से छोड़ा दूसरी जगह यूज किया, दूसरी जगह छोड़ा तीसरी जगह यूज किया, तो रिन्यूएबल इन नेचर का होता है। तो अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी एक बार लिखेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनको कि दोबारा रिन्यू किया जा सकता है, विच कैन बी रीयूज्ड, ठीक है। और रिन्यूएबल इन नेचर, द सोर्सेज आर रिन्यूएबल इन नेचर, ठीक है। दीज सोर्सेज इंक्लूड, ये इन स्रोतों में शामिल है, लिख दिया। नाम लिख, केवल कॉमा दे करके नाम लिख दिया। वर्तमान में सरकार द्वारा इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रेजेंटली गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग, ठीक है, दीज सोर्सेज। और उसमें क्या लिख देंगे, अभी के टाइम के अकॉर्डिंग, अगर आपको डेटा याद हो, भाई साइंस टेक्नोलॉजी में ये हेडिंग था, मेन हेडिंग है ये, तो आपको तो कम से कम पता रहना चाहिए ना कि टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया में कितनी है। ये अगर ये एक सेंटेंस नहीं जानते हैं तो फिर तो वो टॉपिक इसका मतलब पढ़ने से, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी टोटल 87,000 मेगावाट कैपेसिटी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वो भी हेडिंग में ही लिख दिया, क्योंकि एग्जामिनर को एकदम से वहीं से आपके प्रति, उस क्वेश्चन के प्रति पॉजिटिव माइंड क्रिएट कर लेगा वो। माने आप जो बातें, सामान्य बातें लिखने के बदले साथ में एक डेटा लिख दीजिए कि प्रेजेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग वेरियस इनिशिएटिव्स टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, और इस प्रकार वर्तमान में कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, टोटल एस्टैब्लिश्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटीज 87,000 मेगावाट लिख दिया उसमें। वहीं पे लिख दिया कि बिहार सरकार के द्वारा भी, गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज आल्सो इशूड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2017। बिहार सरकार ने भी 2017 नवीकरणीय ऊर्जा नीति 2017, जिसमें 3400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का लक्ष्य है। फिर उसमें लिखा कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने से, बिकॉज ऑफ प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है, एनर्जी रिक्वायरमेंट विल बी मीट आउट एंड इट इज आल्सो अ नेसेसरी कंपोनेंट टू चेक क्लाइमेट चेंजेस, टू चेक कार्बन इमिशन एंड चेकिंग क्लाइमेट चेंजेस, विच इज अ बिगेस्ट ग्लोबल चैलेंज राइट नाउ, ठीक है। इसको बढ़ावा देने से, ठीक है, ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा होने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन कम होगा, जलवायु परिवर्तन की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी, और इस प्रकार जलवायु परिवर्तन की, जो कि एक वैश्विक समस्या है, हो गया ना। मैंने हमारा क्या दिखाना कि ग्लोबल जल, हमने जोड़ दिया इसको। प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विल चेक कार्बन इमिशन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा, जो जलवायु परिवर्तन की चुनौती को रोकने में सहायक है। और फिर आ जाता है कि इस प्रकार, जो कि एक प्रमुख वैश्विक समस्या है, जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख वैश्विक समस्या है, और इस प्रकार जो कि अब ये नहीं लिखेंगे कि अब उसके आगे ये नहीं सेटल कर देंगे वहीं पे कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, बस इतना ही छोड़ दीजिए। मैंने भारत यह करके इस वैश्विक समस्या के समाधान में मदद कर रहा है, चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, आगे तो लिखना ही है इसके बारे में। तो हमें तो इंट्रोडक्शन हम बना रहे हैं, और इस इंट्रोडक्शन में हमने ये 3 बातें हमने शामिल कर दी। रिन्यूएबल एनर्जी को डिफाइन कर दिया, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी लिख दिया, बिहार का भी रिन्यूएबल एनर्जी लिख दिया, और उसके बाद, ठीक है, 87,000 मेगावाट लिख दिया, कंट्रीब्यूटिंग इन मीटिंग आउट इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स, ये भी एक सेंटेंस लिख दिया, और उसके बाद उसी में लिख दिया हेल्प, कैसे कार्बन उत्सर्जन को कम कर रहा है, जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक है, जो कि एक प्रमुख वैश्विक समस्या है। हो गया, जो मर्जी सो लिखो, आगे लिखो ना उसका, वो अभी तो मैं इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, अब लिख लिया ना इंट्रोडक्शन वाला, अब उसके बाद नीचे उतरिए, अब फिर दिल खोल कर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में लिखिए, लिखे सारे के बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, 87,000, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इरडा है, IREDA, ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। बिहार में जाएंगे तो उसकी एजेंसी ब्रेडा है, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, उसको लिख दिया। और वो लिखने के बाद फिर किस तरह से सोलर एनर्जी के बारे में एक पैरा लिख दिया, ठीक है, और सोलर एनर्जी, फिर IRDA नहीं, IREDA, इरडा तो ये तो इंश्योरेंस वाला हो गया, IREDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, ये वो अथॉरिटी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो हो गया, इसमें क्या लिखेंगे,
आपका जैसे सोलर एनर्जी के बारे में लिख दिया, अब उसमें जो जो लिखना हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस लिख दीजिए, जो ये वो लिख दीजिए। फिर उसके बाद जाते हैं तो विंड एनर्जी के बारे में लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके बायोमास वाला लिख दीजिए, स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट है लिख दीजिए। अब उसी में चाहे तो आप जैसे गवर्नमेंट ने इस बार के बजट में हाइड्रोजन फ्यूल की बात करी थी, नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी, ठीक है, लाने और उसको टू प्रमोट यूज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी रिन्यूएबल है, उससे भी कार्बन इमिशन नहीं होता है। हाइड्रोजन के सोर्सेज हैं वो रिन्यूएबल नेचर के हैं, तो आप वहाँ से हाइड्रोजन लेकर के आप उसको यूज कर सकते हैं बड़े पैमाने पे। तो हाइड्रोजन फ्यूल को भी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये सब लिखने के बाद और उसके बाद आते हैं इसके नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के लाभ, बेनिफिट टू। और बेनिफिट के दो भाग हैं, टू मीट आउट एनर्जी रिक्वायरमेंट इन इंडिया, भारत में ऊर्जा आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करने में ये सहायक है, अन्य स्रोतों से भी कंपेयर करके लिख देंगे। और फिर उसके बाद पैरा चेंज करके कैसे ये लिख देंगे ना, इसका प्रभाव या इसके उपयोग के लाभ। और लाभ में जाएंगे तो सकारात्मक पक्ष जिसको बोलते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ, तो उसके दो पार्ट कर देंगे। घरेलू ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करना कैसे, ठीक है। और ये ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड दोनों रूप में एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। ऑफ ग्रिड मतलब क्या हुआ, जैसे आप अपने घर में एक सोलर सिस्टम लगा लेते हैं और उससे जो बिजली उत्पन्न होता है उससे आप अपने घर की जरूरतों को पूरा करते हैं, या एक खेत पर सोलर पंप लगा दिया, एक सोलर सिस्टम लगा दिया, उससे मोटर चल रहा है, ठीक है, तो वो ऑफ ग्रिड हुआ। ऑन ग्रिड में आता है कि भाई आप जो बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा, ठीक है, जो जैसे अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है 500 मेगावाट क्षमता से अधिक का कैपेसिटी। उसी तरह से विंड एनर्जी का स्मॉल हाइडल प्रोजेक्ट जब 25 मेगावाट के हैं, ठीक है, तो इस तरह का आप एग्जांपल लिख सकते हैं, मीटिंग आउट किस तरह से। और उसके बाद फिर आता है ग्लोबल, और ग्लोबल में ये स्वच्छ विकास तकनीक माना जाता है, रिन्यूएबल यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कंसीडर्ड एज CDM, क्लीन डेवलपमेंटल मैकेनिज्म, ठीक है। और CDM है तो उसमें क्या, क्लीन डेवलपमेंटल मैकेनिज्म, और CDM के आगे लिख देंगे कार्बन फ्री एनर्जी सोर्स है ये। और कार्बन फ्री जब एनर्जी सोर्स है तो फिर इससे कार्बन इमिशन चेक होगा, ग्लोबल वार्मिंग, COP21 उसमें जो COP21 उसमें जो इंडिया ने कमिटमेंट कर रखा है, ठीक है, हाँ मैंने NDC नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, COP21 उसका रेफरेंस लेते हुए ग्लोबल जिम्मेवारी है। कंक्लूड कर लेंगे, सरकार द्वारा 2030 तक 4.5 लाख मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था ये। अब इस तरीके से इतने क्लियर कट, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप क्वेश्चन को समझने का अगर प्रैक्टिस कर लें तो सेकंड पार्ट पे जाके मामला अटकता है। लेकिन जो इन टोटलिटी क्वेश्चन को एक बार लेते हैं तो वो तो अभी फर्स्ट पार्ट में ही अटके हुए हैं। सेकंड पार्ट उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन की जरूरत क्या है। जब जरूरत ही नहीं पता है तो फिर उसको अरेंज कहां से करेंगे। पहले तो हमें जरूरत पहचाननी पड़ेगी ना कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमसे पूछा क्या गया है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ये नहीं हुआ कि रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जितना जानते हैं सब लिख दे, 50% नंबर आएगा। क्वेश्चन के डिमांड का इंट्रोडक्शन बनेगा और डिमांड को फिर आगे एक एक करके एक्सप्लेनेशन होगा, तब जाके 32-35 35% मैंने कहा जाए एक तरह से 36 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है। ये वाले सेक्शन में 36 मार्क्स होता है, 36 मार्क्स होता है, 2 क्वेश्चन है इसमें। सोच के देखो 70-80% 85% तक नंबर आएगा, यानी जितना नंबर दे 36 में पता चला कि 32-33 नंबर तक आ जाएगा नंबर, अगर आप सारे काम की बातों को डायग्राम बना बना करके लिखते जा रहे हैं तो। जैसे मान लो सोलर सिस्टम जब लिख रहे हैं तो सोलर सिस्टम में सोलर पैनल बना दिया, उसका बैटरी बना दिया, उससे एक बल्ब जला दिया, ठीक है। यहाँ से सोलर सिस्टम का क्या पैनल है उसके बारे में, उसमें क्या है, बैटरी में कौन सी स्पेशलिटीज है, और उसके बाद बल्ब में आप LED बल्ब यूज कर लीजिए। फिर सोलर जो बैटरी है उसमें लिथियम बैटरी अगर यूज कर लेंगे तो बहुत देर तक वो चार्ज रहेगा। लिथियम आने वाले दिनों में सबसे प्रेसियस मेटल, सबसे प्रेसियस एक तरह से सबस्टांस बनने जा रहा है। हाँ 1600 टन मिला हो, ज़्यादा तो नहीं है, लैटिन अमेरिकी देशों में सबसे ज़्यादा पाया गया है, और इंडिया उनके साथ। क्योंकि लिथियम अब E-व्हीकल्स हैं तो E-व्हीकल्स का सबसे बड़ा लिथियम ही सब। जो आपके मोबाइल में एक बार बैटरी चार्ज कर देते हैं 2 दिन चलता है, तो गाड़ियों में भी एक बार चार्ज कर देंगे 2 दिन तक चलता रहेगा। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन जो एक कन्वेंशनल जो बैटरी है वो तो 2 दिन तक नहीं चलेगा, ठीक है। तो लिथियम सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसियस, ठीक है, एलिमेंट्स बनने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, तो उसका उपयोग करेंगे। तो खैर, तो ये क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, तो क्वेश्चन को अगर समझ जाएंगे तो फिर कुछ किसकी जिम्मेदारी। हाँ तो बताया तो, अब सब रामायण खत्म, सीता किसकी जोड़ी, बताया नहीं कि लाभ के 2 पार्ट हैं। वैश्विक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का मतलब क्या हुआ कि भाई जो स्वच्छ विकास तकनीक के रूप में क्लाइमेट चेंजेस की समस्या के समाधान में भागीदारी। भाई वैश्विक समस्या ये है तो उसको चेक करने के लिए
किस प्रकार जो रिन्यूएबल एनर्जी के डायरेक्शन में जो आप काम कर रहे हैं वो किस प्रकार आपकी चुनौती को, उस चुनौती को हल करने में सहायक है। तो एक जिम्मेदारी नहीं हुआ, COP21 में जाके आप ही तो बोल आए हैं कि 35% कट करेंगे, तो जो आपने जो बोला है आप उसको पूरा करिए। आ रहा है समझ में? कंफ्यूज मत होइए। देखिए आगे समझ में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। हाँ नहीं, कहीं नहीं, तो क्यों नहीं होगा? हमने डेफिनेशन से स्टार्ट नहीं किया, रिन्यूएबल एनर्जी डेफिनेशन से ही स्टार्ट किया था। अभी जैसे फ्यूजन टेक्नोलॉजी, अब इसको देखिए, तो इसमें डेफिनेशन स्वाभाविक रूप से डेफिनेशन से शुरू करेंगे। फ्यूजन टेक्नोलॉजी का क्या मीनिंग होता है वहीं से करेंगे। तो सर फ्यूजन टेक्नोलॉजी देखिए, हाउ इज फ्यूजन टेक्नोलॉजी कंसीडर टू बी द फ्यूचर एनर्जी टेक्नोलॉजी। ठीक है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ इन दिस एरिया एज वेल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? संलयन तकनीक को किस प्रकार भविष्य की ऊर्जा तकनीक माना जा रहा है, इस क्षेत्र में हुए विकास क्रम की चर्चा करें। यही क्वेश्चन हुआ ना? ठीक है, तो इसमें देखिए एक तो हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा भाई, संलयन तकनीक। एक पार्ट ये हुआ, भविष्य की ऊर्जा तकनीक है, दूसरा पार्ट हुआ। इस क्षेत्र में किए जा रहे विकास क्रम क्या हुआ, तीसरा पार्ट हुआ। फ्यूजन टेक्नोलॉजी फर्स्ट पार्ट हुआ, फ्यूचर एनर्जी दूसरा पार्ट हुआ, डिस्कस द डेवलपमेंट तीसरा पार्ट हुआ। यही हुआ ना, तीन पार्ट है, तो तीन पार्ट का आंसर करिए। अब फ्यूजन टेक्नोलॉजी के बारे में आपका जो नोट्स होना चाहिए, वो नोट्स में तीनों बातें बिल्कुल फ्लैट में होनी चाहिए। क्वेश्चन लिखने का मतलब ये हुआ कि आपको फ्यूजन टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहिए, उसके क्या सकारात्मक पक्ष हैं, क्यों उसको भविष्य की तकनीक इसलिए, इसका मतलब वर्तमान खाली है, वर्तमान में इसका उपयोग नहीं हो रहा है, इसको भविष्य की तकनीक माना जा रहा है, तो उसका क्यों भविष्य की तकनीक माना जा रहा है वो आपको जानना पड़ेगा। एक तो ये जानना पड़ेगा, इसका कंप्लीट जो फार्मूला है वो फार्मूला जानना पड़ेगा। ठीक है, 1s2 प्लस 1s3 इक्वल टू 10⁸ ठीक है, तो 2He4 हो जाएगा, प्लस 0n1 हो जाएगा, प्लस E हो जाएगा। नहीं, वही एनर्जी हो गया। हीलियम बनता है न्यूट्रॉन, और ये न्यूट्रॉन फिर क्या करता है, ये न्यूट्रॉन फिर लिथियम के साथ कंबाइंड हो जाता है, 3 6 के साथ कंबाइंड होकर के 7 बना देता है, 3Li7 बनाता है, और ये 3Li7 फिर से एक 1s3 बना देता है, 1s3 और 2He4 बना देता है, तो 4 3 7 2 1 3 लिथियम ब्रेक हो गया, तो एक आपको नया ट्राइटियम मिल गया। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला, ये सब आपको याद रहना चाहिए। अगर याद है, संलयन का मतलब होता है टू फ्यूज टू न्यूक्लियाई, टू लाइटर न्यूक्लियाई टू प्रोड्यूस एनर्जी। दो या दो से अधिक हल्के नाभिक को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संलयन बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। और उसमें फिर अभी के टाइम पे जाएंगे तो दिस टेक्नोलॉजी इज ओनली इन यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन बम। आज की डेट में केवल हाइड्रोजन बम बनाने के लिए इसका उपयोग हो रहा है, इसका नियंत्रित उपयोग नहीं होता, धरती पर इसका नियंत्रित उपयोग नहीं होता है। सूर्य और तारे हैं, सन एंड जो स्टार्स हैं, उनके जो एनर्जी सोर्स हैं, वो एनर्जी सोर्स फ्यूजन टेक्नोलॉजी है। यहाँ तक आया, और उसके बाद फिर आता है, ये सब संलयन के बारे में बता लिया। ठीक है, अब उसके बाद पैरा चेंज करके जब बताया तो बताने लगे, तो उसमें संलयन तकनीक का क्यों पॉजिटिव है, क्यों इंपॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट में ये आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट पे हो जाएगा तो क्यों, अब उसी से ये पता चलेगा कि इट्स ए फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में। आ रहा समझ में कि क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका ड्यूटेरियम है और लिथियम है, वो पृथ्वी पर खूब पाया जाता है, समुद्र में अबेंडेंट क्वांटिटी ऑफ, ठीक है, ड्यूटेरियम है, तो इसके स्रोत की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात है कि पर यूनिट कंबसन ऑफ एनर्जी जो इफिशियंसी है इस टेक्नोलॉजी की, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका वेस्ट प्रोडक्शन बहुत मिनिमम है, रेडिएशन इमिशन इसका मिनिमम है। ठीक है, कहा जाए कि इससे एनर्जी प्रति जो इसका प्लांट होगा, वो छोटा प्लांट से आप ऐसा कर सकते हैं, बड़े प्लांट की जरूरत नहीं है, छोटे प्लांट से भी आप इतना एनर्जी रिक्वायर प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि ये भी इसमें से आता है। ठीक है, तो ये कई सारी चीजें इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में जाएंगे तो फिर आता है अन्य जो अदरवाइज जाएंगे तो बाकी जैसे कोयला है या मान लीजिए यूरेनियम है, तो सब खत्म हो जाएंगे, तो डीजल पेट्रोल सब खत्म हो जाएंगे। और कोयला और डीजल आप समझ रहे हैं आज ही के डेट में सब लोग उसको रिजेक्ट कर चुके हैं, भाई इतना ज्यादा कार्बन इमिशन हो रहा है कि उससे रिजेक्ट हो चुका है। तो अब तो वैसे भी गैस वगैरह पे आए जिसमें कार्बन इमिशन रिस्पेक्टिवली कम है, लेकिन ये सारा का सारा पेट्रोलियम तो खत्म हो जाएगा ना।
तो ऐसी स्थिति में आपको फ्यूचर सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी वगैरह है, तो इसकी भी अपनी लिमिटेशन है। धरती पर कितने दूर तक सोलर एनर्जी, आपको जगह कहाँ मिलेगा? छत पे भी लगा लिया, ठीक है, खेत खलिहान सब जगह लगा लिया, अब कहाँ लगाएंगे एनर्जी रिक्वायरमेंट को बड़ा करने के लिए? और कई देशों में सोलर एनर्जी वायबल नहीं है, ठीक है। सनराइज कंट्री में जाएंगे तो सनराइज कंट्री 121 के आसपास ही है, तो वहीं पर हो सकता है, बाकी देशों में कैसे होगा? तो उसमें जाता है तो फिर अपना एक पार्ट इसका पॉजिटिव, और उसके बाद आ जाता है इस दिशा में किए गए काम। तो भारत में कौन से किए जा रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे कौन से किए जा रहे हैं? तो इंडिया में जा रहे हैं तो आप जानते हैं गांधीनगर प्लाज्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट है अहमदाबाद में, तो वहां पर इससे जो रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। और भारत में हाइड्रोजन बम भी भारत ने टेस्ट किया हुआ है, थर्मोन्यूक्लियर बम भारत ने किया हुआ है, तो वो हो जाएगा। और उसके बाद ग्लोबल लेवल पे जाएंगे तो ITER है वैश्विक स्तर पर, ITER है इंटरनेशनल थर्मो एनर्जी एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, और उसमें इंडिया 9% का पार्टनर है, 9% का भागीदार है इंडिया। इंटरनेशनल थर्मो एनर्जी एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर फ्रांस में, इंडिया इज द पार्टनर ऑफ 9%, भारत 9% का पार्टनर है इसमें। और ये सफल अगर हो जाता है तो अबाउट ITER थोड़ा आगे बढ़ा देंगे जो हो रहा है। तो अगर सफल हो जाता है इंडिया के पार्टनरशिप से, तो इसमें होगा कि आपको टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। भाई इंडिया में भी तो कमर्शियल रिएक्टर्स आप स्थापित कर सकते हैं ना, फिर तो आपको ये फायदा हो जाएगा, टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगा विच कैन बी यूज टू एस्टैब्लिश अ न्यू रिएक्टर। नए रिएक्टर की स्थापना के लिए आपको टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो ये क्वेश्चन था ये आपका 4 नंबर। हाँ, डिस्कस द डेवलपमेंट इन दिस एरिया, तो वही विकास क्रम को 2 भागों में बांटेंगे, एक घरेलू स्तर पे और दूसरा विदेशी स्तर पे। हाँ, नहीं कोई नहीं, तो वहां होता है कंपेयर करने के लिए, तो आप कर ही सकते हैं विकास क्रम। हाँ हाँ, नहीं इसका अभी, अब वो तो एक पार्ट था, कॉपी चेक करना एक पार्ट था, आप जो बता रहे हैं फाइनल पार्ट, तो इसीलिए तो मैं क्यों खड़ा हुआ हूँ, अगर उसी से काम चल जाना होता तो फिर तो ठीक है। अब जो बता रहे हैं इसके अनुसार फिर जाके एक बार देखिएगा अपने कॉपी को, ठीक है। तो उसमें 4 नंबर लिखिए, कृत्रिम बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इससे किस प्रकार गांव समृद्ध होंगे? क्वेश्चन क्या है, कृत्रिम बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इससे किस प्रकार गांव समृद्ध होंगे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ विल द विलेजेस प्रॉस्पर विथ इट? ठीक है, तो 2 पार्ट है क्वेश्चन का, सीधा सीधा क्वेश्चन था, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ठीक से पढ़ना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ठीक है। तो 2 पार्ट है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि एक हुआ, और इसका प्रभाव दूसरा विलेजेस प्रॉस्पर। तो केवल विलेज पे फोकस करेंगे लेकिन लिखेंगे सब इसका इंपॉर्टेंस, ऐसा नहीं होगा कि केवल स्ट्रिक्टली विलेज पे रहने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव लिखेंगे मुख्य रूप से कहां फोकस करके, गांव की समस्याओं के समाधान में किस प्रकार ये होगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फिर एक बना देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है समस्याओं के हल करने की व्यक्ति की क्षमता। बुद्धि का मतलब क्या होता है, समस्याओं के हल करने की व्यक्ति की क्षमता। यह क्षमता जब मशीन में शामिल कर दी जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धि। व्हेन दिस फीचर इंक्लूडेड इन मशीन, ठीक है, दिस इंटेलिजेंस इज कॉल्ड, जब यह क्षमता मशीन में शामिल कर दी जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। की जाती है तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धि कहा जाता है। क्लियर है? अब देखो, तो उसको और भी जैसे एग्जाम्पल के रूप में भूमिका में ही कुछ एग्जाम्पल लिख दिया। जैसे मान लीजिए कैलकुलेटर है, स्मॉलेस्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, कैलकुलेटर 2 into 2 करते हैं तो 4 हो जाता है। तो कैलकुलेटर से कृत्रिम बुद्धि की एक तरह से शुरुआत कैलकुलेटर से होती है, और फिर बढ़ते बढ़ते कहाँ चला जाता है वो, कंप्यूटर से लेकर के सुपर कंप्यूटर इस लेवल पे चला जाता है। तो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर तक उसको खींच के ले जाइए, क्लियर है? और उसके बाद और जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं सारे रोबोट्स जैसे हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेस्ट एग्जांपल रोबोट्स भी है, सेंसर्स भी है। जो सेंसर्स है, रोबोट्स है, आज के डेट में इंटरनेट भी उसका पार्ट होने जा रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटरनेट क्या करेगा, व्हेन इंटरनेट विल स्टार्ट टेकिंग डिसीजन। अभी क्या है, व्हाटएवर डिसीजन यू हैव टेकन, इंटरनेट इज ओनली, ठीक है,
टेकिंग आउट फ्रॉम वन प्लेस एंड मूविंग इट टू अनदर प्लेस या अदर प्लेस, यही काम करता है भाई। जो भी हमने जो मन किया, किसी को गाली लिख के भेजना है वो भी भेज दिया, किसी को नमस्कार लिख के भेजना है वो भी पहुंचा देता है, ठीक है। अब जो जिस तरह का इमोजी भेजना चाहते हैं आप उसको, वो ये नहीं देखता है कि ये इमोजी जाकर के अगले के छोर पर, अगला इनका नियरेस्ट आदमी था उसके पास ये जाना उचित नहीं है, बाद में ये पश्चाताप करेंगे। नहीं, कोई मान लो गुस्से वाला इमोजी हमने भेज दिया, तो हमने तो भेज दिया, गुस्से में भेज दिया, और भाई इंटरनेट एक जस्ट एक माध्यम है, तो उसने जाकर उनको दे आया कि लीजिए ये भेजे हैं। लेकिन व्हेन इंटरनेट विल स्टार्ट टेकिंग डिसीजन, आइदर दिस इमोजी शुड बी डिलीवर्ड और नॉट, तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटरनेट ये भी करने लगेगा ना कि नहीं, ये हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा झगड़ा हो गया है, इसलिए थोड़े गुस्से में है, तो इसलिए ऐसा ऐसा ये भेज रहे हैं, अभी इसको रोको। तो उसको क्या करेंगे? इंटरनेट 2-4 घंटा रोक देगा, 2-4 घंटा रोक देगा, तब तक इनका दिमाग बदल जाएगा तो होगा कि अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, डिलीट कर लो। आ रहा समझ में? तो इसको, इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? इंटरनेट ऑफ थिंग। व्हेन इंटरनेट विल स्टार्ट टेकिंग डिसीजन, आपका ट्रेंड, आपका माइंडसेट को रीड कर रहा है, आपने बहुत 50 तरह का मैसेज आपने भेजा हुआ है, सेम पर्सन को आपने 50 तरह का मैसेज भेजा हुआ है, तो उससे वो उसको पता है कि ये क्या रिलेशन है, क्या माइंडसेट है, और उसमें कुछ चीजें अगर गलत हो रही हैं तो उसको क्या करेगा? ऐसा इन्होंने पहले नहीं किया, और पहले किया था लेकिन बाद में अफसोस किया था, बाद में सॉरी भी भेजा था, पहले गुस्सा वाला भेजा था, फिर बाद में सॉरी भेजा था। तो फिर उससे क्या सीख मिला इंटरनेट ऑफ थिंग को? कि ये हमारे जो बॉस हैं, हमारे जो मास्टर हैं, मास्टर क्या करते हैं? पहले इस तरह का मैसेज भेजते हैं और फिर सॉरी भेजते हैं। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि ऐसा करते हैं, ये जो मैसेज भेजे हैं बाद में सॉरी, इससे अच्छा है कि इस मैसेज को ही थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेते हैं, 4-6 घंटा बाद जो सॉरी बोलना होगा, तो ये मैसेज और सॉरी दोनों का जो टाइम पीरियड है उतने देर तक इसको होल्ड कर लेते हैं। तो एक फायदा क्या हो जाएगा? ये भी नहीं भेजना पड़ेगा और सॉरी भी नहीं भेजना पड़ेगा, अपने मास्टर की इज्जत की रक्षा। व्हेन इंटरनेट विल स्टार्ट टेकिंग, नहीं होता है कि फ्रिज में इंटरनेट ऑफ थिंग को यूज कर लेंगे अगर, जो उसमें होता क्या है कि भाई फ्रिज में से सब्जी है, तो कई तरह का सब्जी खरीद के आ गया है सारा। अब हमारा मास्टर है क्या कर रहा है? फ्रिज का मास्टर है वो क्या कर रहा है? पता चला कि केवल उसमें से एक आध दो सब्जी ही बार बार खा रहा है, बाकी सब सब्जियां सड़ जा रही हैं, खराब हो जा रही हैं। तो अब सब्जी अब नहीं है, अब दोबारा फ्रिज को ऑर्डर देना है, तो क्या करेगा? वही दोनों सब्जी ऑर्डर देगा जो उसका मास्टर खाता है, ठीक है। क्योंकि मास्टर का जो फ्रिज में सब्जी के साथ व्यवहार है उसको वो रीड कर रहा है, वो फ्रिज इंटरनेट ऑफ थिंग जो उसमें जुड़ा हुआ है वो उसको रीड कर रहा है, और उसके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग वो उसको आगे फर्दर बिहेव करेगा। वो क्लियर है? वो सब्जी कभी नहीं मंगाएगा जो बहुत दिन तक रखा रहता है और मास्टर मेरा नहीं खाता है, ठीक है। तो खैर माने ये कृत्रिम बुद्धि वाले में इस तरह से एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, और उसके बाद आता है गांव को समृद्ध करने में। तो गांव को समृद्ध करने में इंटरनेट ऑफ थिंग कहाँ कहाँ भूमिका निभा सकता है? तो गांव में भाई हेल्थ की जरूरत होती है, गांव में एजुकेशन की जरूरत होती है, गांव में एग्रीकल्चर की जरूरत होती है, गांव में मार्केटिंग की जरूरत होती है, ठीक है। ये सब तो ये सारी चीजें जो गांव में होती हैं, ठीक है। एक स्मार्ट गांव में जो जो चीजें आप उम्मीद करते हैं, हेल्थ का, एजुकेशन का, ई लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, उसी तरह से ई हेल्थ फैसिलिटीज, टेलीमेडिसिन और ये सारी चीजें, फिर उसी तरह से आपका एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किया जाए, फिर उसका आता है मार्केटिंग में कैसे यूज किया जाए, ठीक है, ये सारी चीजें, प्लस न्यूट्रिशनल जो अरेंजमेंट है उसके लिए। तो ये सब चीजों को लेकर के आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे तो हर आदमी के मोबाइल पे, जैसे माई सड़क ऐप हर आदमी के मोबाइल पे है, माई सड़क है गांव में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, रोड खराब हुआ है, वहां जाकर के उसको फोटो अटैच कर दिए, वो पहुंच गया अथॉरिटी के पास कि इनका रोड खराब है, ठीक है, तो वो अथॉरिटी आकर के उस रोड को ठीक कर जाएगा। टॉयलेट काम नहीं कर रहा है तो जो संबंधित पीएचडी जो ये डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वही टॉयलेट का फोटो खींच करके जो खराबी है उसको भेज दिया। नल जल काम नहीं कर रहा है तो उसका फोटो खींच कर, नल जल का ऐप है उस पर क्या करेंगे, फोटो खींच करके उसको डाल देंगे, नल जल आकर के जो जल का नल है वो आकर के ठीक कर जाएंगे। तो दैट ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल इन रूरल एरियाज एंड बाय विद द यूज ऑफ, ठीक है, दीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द लाइफ ऑफ पीपल कैन बी, ठीक है, द प्रॉस्पेरिटी लाइफ ऑफ पीपल कैन बी इनहेंस्ड, ठीक है, इस तरीके से। तो पूरा एग्जाम्पल का टॉपिक था ये। अब आप कितना सोच पाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो ये था 5 नंबर, भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों की चर्चा करें, इनका महत्व भी बताएं। पूरा अम्ब्रेला टाइप का क्वेश्चन एक हमने दिया था कि भाई ये एक टॉपिक मुझे ऐसा लग रहा था कि कंप्लीट आपको पढ़ना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला क्वेश्चन भी हमने इसलिए दिया था कि मैं ये चाहता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप पूरा पढ़ें, कंप्लीट अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसका इंपॉर्टेंस आप पढ़ें। तो ये टेस्ट का मतलब ये भी होता है कि आप जब आंसर लिखते समय कष्ट करेंगे, कष्ट झेलेंगे, तो बाद में जाकर के क्या करेंगे,
बाद में जाके पढ़ेंगे ना इसको, जब लिखने में कष्ट होगा तो कमरे पे जाके उसको पढ़ेंगे। अब ये नहीं कि एक तो ये चला, ये बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर नहीं है, ठीक है, ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ पे नहीं लिख पाया अब तो ये सिर से चलो सर एक बला टला। एक होता है ना कि भाई अब साइंस, चलो साइंस टेक्नोलॉजी से मुक्ति मिली, मुक्ति नहीं मिली है। ये पेपर इस बात के लिए नहीं है कि आप क्या जानते हैं, ये पेपर का उद्देश्य ये भी है कि आपको आगे क्या जानना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसका भी एक रोड मैप आपको मिलता है। आपका नॉलेज टेस्ट किया ना, टेस्ट क्यों दे रहे हैं भाई? टू टेस्ट माई नॉलेज, माई वे ऑफ राइटिंग, इसी बात के जांचने के लिए टेस्ट दे रहे हैं ना। और दोनों में अगर गड़बड़ी लिखी है तो आप क्या करेंगे, उससे मुक्ति पा लिए या उसको जाके सुधारेंगे? सुधारेंगे ना। टेस्ट एक करेक्टिव मेजर है ना, टेस्ट एक कंक्लूसिव मेजर नहीं है। ये बीपीएससी के हॉल में बैठ के जो आंसर लिखेंगे दैट विल बी कंक्लूसिव मेजर। जो हुआ सो हो गया, मुक्ति चलो अब जो होना था सो हो गया। लेकिन ये तो आपको आपके तनाव को बढ़ाने में सहायता के लिए पेपर बनाया जाता है। इस पेपर बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि भाई आपका तनाव बढ़े, जिससे कि आप कमरे पे जाके पढ़ें, ये उद्देश्य होता है। इसलिए अभी तक 4 टेस्ट हुए, चारों का पेपर मैंने खुद सेट किया, चारों पेपर हमने खुद सेट किया है। और उसका उद्देश्य ये था, एक भी क्वेश्चन आप आके नहीं बता सकते हैं कि अव्यवहारिक क्वेश्चन था, सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। पहले दिन से लेके हिस्ट्री से लेकर के और आज तक का सब पेपर मैंने सेट किया कि आप धराशायी भी ना हो और आप बहुत हीरो भी ना बनने पाए। मैंने उसका उद्देश्य ये था टू मोटिवेट फॉर फर्दर स्टडी, आगे पढ़ने के लिए आपको मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना। ऐसा भी पेपर नहीं था, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप ये कहें कि इम्प्रैक्टिकल था और इसका बीपीएससी से कोई लेना देना नहीं था। एक भी क्वेश्चन लाके दिखा दो, हिस्ट्री से लेकर कर अभी तक सबका मैं उद्देश्य बता दूंगा कि ये क्वेश्चन क्यों सेट किया गया था। ठीक है, तो हिस्ट्री का, उसके बाद पॉलिटी का, उसके बाद इकोनॉमी का, चाहे इसका, सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे जो इतना डिफिकल्ट भी नहीं था कि आप उसको अप्रोच ना कर सकें और इतना आसान भी नहीं था कि आप उसको बस आसानी से कर सकें। ठीक है, तो आप उसको जाकर के पढ़ें। तो इसमें 2 जो क्वेश्चन था, अब सोचो सारे के सारे क्वेश्चन क्या दिख रहे हैं, यही टॉपिक है, यही बीपीएससी में इसी तरीके से है। ठीक है, तो उसमें अब इसमें जाएंगे तो ये अम्ब्रेला टाइप का, क्योंकि मैं चाहता था कि स्पेस टेक्नोलॉजी आप कंप्लीट पढ़ें। ठीक है, और स्पेस टेक्नोलॉजी कंप्लीट पढ़ेंगे तो किसी भी पार्ट पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रैक्टिकल, जैसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स एंड देयर यूज इन एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपदा प्रबंधन और उसमें किस प्रकार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। या एक तरह से हो जाएगा कि जैसे गांव की समस्याओं के टू चेक द प्रॉब्लम ऑफ रूरल एरियाज, स्पेस टेक्नोलॉजी इज आल्सो इंपॉर्टेंट। कहीं से भी एक पार्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब वो एक पार्ट पूछने से अच्छा था कि मैंने क्या किए, इसमें पूरा टॉपिक ही लेकर पूछ दिए। और उसके नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, पार्ट कोई एक पार्ट उठा लेंगे, किसी भी एक पार्ट को ले लेंगे। अब गांव की समस्याओं के समाधान में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, तो बहुत तरह के उपयोग है भाई। मौसम पूर्वानुमान भी गांव के लिए बहुत उपयोगी है, जिसको मौसम जो ऐप है उसमें रियल टाइम किसान को अगर पता चले कि भाई 5 तारीख को बारिश होनी है, 5, 6, 7 को दिल्ली बारिश होनी है, तो 5, 6, 7 तारीख को बारिश है, तो किसान कम से कम 2, 3, 4 तारीख को अपने खेत में पानी तो नहीं डालेगा ना, क्योंकि उसको पता है, उस ऐप से उसको पता चल गया कि बारिश होनी है। तो 2, 3, 4 तारीख को जो पानी डालने वाला था उसको क्या किया, उसने रोक लिया। तो एक पानी का जो खर्चा था, वो खर्चा उसका बच गया कि नहीं बच गया? और किस कारण से बच गया? क्योंकि उसके पास एक ऐप था और उस ऐप से उसको वेदर फोरकास्टिंग का इंफॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, तो अलग बात, वो एक कॉर्नर पार्ट हो जाता है। तो इसमें इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं था, मैं सीधे सीधे ये क्वेश्चन देखो, इसको देखो। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हुई, एक तो अंतरिक्ष विज्ञान हो गया एक, और दूसरा हो गया पूरा एक अम्ब्रेला क्वेश्चन था ये, स्पेस साइंस डेवलपमेंट इन अचीवमेंट ऑफ स्पेस साइंस इन इंडिया एंड इट्स, हम महत्व भी है, तो 2 पार्ट में है। तो वही उपलब्धियों की चर्चा करें तो ये क्या हो गया, एक स्पेस साइंस और दूसरा हो गया एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। एक ये हो गया और दूसरा ये इंपॉर्टेंस हो गया। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम में जाएंगे तो आप क्या देखते हैं, हेलो, अंतरिक्ष प्रोग्राम को इंडिया में अगर देखा जाए तो देखो इसमें क्या हो जाता है कि भाई एक जाएंगे तो एक इस ऑर्बिट का सैटेलाइट है, ये 1 नंबर है, इसमें सैटेलाइट होते हैं। एक ये हुआ, एक ये होता है, इस ऑर्बिट के सैटेलाइट होते हैं, ये दूसरा होता है। और इस दोनों ऑर्बिट में
उपग्रहों को भेजने के लिए क्या होता है, एक लॉन्चिंग व्हीकल्स टेक्नोलॉजी होते हैं, जो भारत में PSLV, GSLV और RLV भी अब डेवलप किया जा रहा है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स डेवलप हो रहा है। तो ये तीसरा टॉपिक हो गया, थर्ड हो गया, ये 3 टॉपिक हो गया। और इसके अलावा एक चौथा भी है, फोर्थ टॉपिक भी है, मिशन मार्स। जैसे यहां से भेजा और इसको उठा करके इसको यहां पे ले जा करके एस्टेब्लिश कर दिया। ये हो गया मून, ये हो गया अर्थ, ये ऊपर की तरफ भेज दिया, इसको इस तरीके से भेज दिया। मंगल, मार्स पे भी भेज दिया, इसको मार्स भी बोल सकते हैं, मंगल पर भी भेज दिया। तो इसको बोलते हैं, ये चौथा टॉपिक हो गया, फोर्थ टॉपिक हो गया। तो अब ये है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियां, तो चारों क्षेत्रों की उपलब्धियां और उसके बाद चारों क्षेत्रों का उपयोग, इंपॉर्टेंस। ठीक है भाई, इसका ये जो इस कक्षा में जो सैटेलाइट्स हैं, कौन से, ये वाले कक्षा के जो सैटेलाइट्स हैं, नहीं, इसका क्या एप्लीकेशन है, इस कक्षा के जो सैटेलाइट्स हैं, ये वाले सैटेलाइट्स हैं, इनका क्या एप्लीकेशन है, सुदूर संवेदन का क्या उपयोग है। और फिर आता है लॉन्चिंग व्हीकल्स का, अपने उपग्रहों को प्लस विदेशी उपग्रहों को, 300 से ज्यादा विदेशी उपग्रह भेज करके फॉरेन करेंसी इनकम हो चुका है, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है। और फिर स्पेस साइंस मिशन में मार्स और मून का गगनयान का क्या, गगनयान भी अब भेजा जाएगा। तीसरा एक और है, इंडिया के लो अर्थ ऑर्बिट में ह्यूमन मिशन भेजना। गगनयान बजट में इस बात की गई है, दिसंबर 2021 में जो अनमैन्ड है वो जाएगा, और उसके बाद फिर मैंड वाला जाएगा। गगनयान 1, 2, 3 3 बार में जाना है उसको। तो खैर, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये एक टॉपिक था, इसका 2 पार्ट में इसको आंसर लिखना था। आपके पास अगर इसका नोट्स था, आपने इसको पूरा याद किया था तो ये आंसर लिखा था, अदरवाइज आपसे आंसर नहीं लिखाएगा। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा, आपदा प्रबंधन में विज्ञान प्रौद्योगिकी उपयोग क्या है। आपदा प्रबंधन में विज्ञान प्रौद्योगिकी उपयोग क्या है, भारत में आपदा प्रबंधन का महत्व भी बताएं। ठीक है, व्हाट आर द यूजेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन था ये। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, तो क्या हो गया, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट एक पार्ट है, और इंपॉर्टेंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ये दूसरा पार्ट है। भाई डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे एग्जांपल बताया कि कहीं पे मान लो साइक्लोन आ रहा है, और अगर आपके पास, अगर आपको पहले से पता है कि साइक्लोन आ रहा है, तो जान माल की हानि कम हो जाएंगी। ठीक है, तो अदरवाइज भाई अभी जो वहाँ पे तपोवन में जो जोशीमठ में जो डिजास्टर हुआ है उत्तराखंड में, तो भाई अगर आपके पास कहा जाए कि वो तो रैंडम घटना हो गई, उसको तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट उसके बारे में नहीं किया जा सकता था। अदरवाइज चाहते तो जरूर कि जब वो बड़े बड़े ग्लेशियर का नीचे का जड़ जब कमजोर हो रहा है, तो आपको पहले से जानना चाहिए कभी भी टूट के गिर सकता है ये, और टूट के गिर गया पानी के अंदर में, और वहां से एक सैलाब टाइप का आ गया, और वो सारा पानी बहाते हुए निकल गया जोशीमठ में जाएंगे तो। ठीक है, तो वो चीज हो गया है। अदरवाइज जो मान लो मानसून वगैरह आता है, चक्रवात वगैरह जो आते हैं, तो उसमें तो डिजास्टर मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस होता ही है। तो ये कि चाहे खेती के दौरान कई सारे इंपॉर्टेंस होते हैं इसका। जो जैसे अभी मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का निर्धारण भी डिजास्टर मैनेजमेंट के जो मौसम पूर्वानुमान की सूचना के आधार पर ही किया जाता है। जैसे अभी नहीं आया था कि इस साल बारिश ठीक रहने की संभावना है, तो बारिश के ठीक रहने से क्या होगा भाई, खेती ठीक से हो जाएगा, और खेती ठीक से हो जाएगा तो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसमें कि 49% प्राथमिक उत्पाद है, उसकी सप्लाई ठीक रहेगी तो उसका मूल्य कंट्रोल रहेगा, तो मूल्य कंट्रोल रहेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना नहीं है। तो नहीं है तो आप मॉनेटरी पॉलिसी, लिबरल जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको जारी रखिए। ठीक है, मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को बहुत ज्यादा नियंत्रित रखने की आवश्यकता नहीं है अभी से ही, क्योंकि आगे भी नॉर्मल रहेगा, तो जो अभी है आराम से चलते रहिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन, एग्रीकल्चर का, कृषि प्रबंधन का, या इवन जो स्पोर्ट्स वगैरह, जैसे मान लीजिए चेन्नई में मैच हो रहा है, भाई निश्चित रूप से उसको कोई वो किया होगा, कोई उसका बीमा हुआ होगा, इंश्योरेंस हुआ होगा कि भाई अगर पूरी तरह से दह बह जाता है तो क्या होगा। तो अगर वो कंपनी ने पहले से ही क्या किया, मौसम पूर्वानुमान से पहले से ही चेक कर लिया, तो हुआ कि भाई यहाँ पे उस दौरान बारिश होने की संभावना है, तो बारिश होगी तो मैच नहीं होगा,
मैच नहीं होगा तो उस कंपनी ने, वो कंपनी तब उसमें इंश्योरेंस के लिए जाएगी जब उसने देख लिया कि हाँ बारिश नहीं होना है। तो इस तरह से जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं, आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है तो आप पहले मौसम अपने लोकल ऐप पर जाकर के लोकल देख लीजिए कि बारिश होने की संभावना है कि नहीं। अगर बारिश होने की संभावना है तो रेन कोटिंग करिए, बारिश होने की संभावना अगर नहीं है, ठीक है, तो खुले में अपना भोज का आयोजन करिए। ठीक है, तो ये सब बातें होती हैं। बारिश तो कई बार जून जुलाई में बारिश नहीं हो जाती है, अप्रैल मई में। तो आप मौसम से देख करके, वेदर को देख करके, जैसे हुआ था कि 5, 6, 7 तारीख को बारिश होंगी, तो भाई वेस्टर्ली था ये, तो पता था ना सैटेलाइट से कि वेस्टर्ली उधर से मौसम बादल की संभावनाएं बन रही हैं। 5 तारीख को सुबह तक तो बिल्कुल साफ था, यहाँ पे शाम को बारिश होने लगी। तो भाई वेस्टर्ली उधर से चल रहा है, सैटेलाइट देख के हमें नीचे से जवाब दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है आईएमडी को। तो खैर ये इंपॉर्टेंस वाला पार्ट है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन में। और आपदा प्रबंधन में 3 होता है। एक तो आपदा प्रबंधन, आपदा के बारे में लिखना था, उसके लिए प्रबंधन को 3 भागों में बांटा जाता है, प्री डिजास्टर, डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर। तो प्री डिजास्टर में कैसे साइंस टेक्नोलॉजी, डिजास्टर में कैसे साइंस टेक्नोलॉजी, और पोस्ट डिजास्टर में कैसे साइंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो प्री डिजास्टर में जाएंगे तो सैटेलाइट, जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, रिमोट सेंसिंग हो या मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, उनका सबका यूज किया जाता है। प्लस इसके अलावा जाएंगे तो सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है टू एनालाइज डेटाज। मैंने इस तरीके से हुआ, जैसे मान लो अगर ये मौसम पूर्वानुमान की बात करें, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन की अगर बात करें यहां पे, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट तो 3 तरह का होता है भाई। तो पहले आपको क्या लिख देना था, इसके बारे में अबाउट लिखना था, अबाउट आपदा, और फिर आता है प्रबंधन। ये जो प्रबंधन है वो तीन स्तर पे होता है। कौन कौन से, प्री डिजास्टर, डिजास्टर, और उसके बाद पोस्ट डिजास्टर। नहीं, 3 लेवल पे होता है ये आपदा के। आपदा प्रबंधन 3 ही तरह से होता है भाई। यहाँ पे क्या क्या होगा, तो यहाँ पे आपको सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन मिलेंगी, उपग्रहों से, फिर वो नीचे आएगा, नीचे वो रिसीव होगा, और रिसीव होकर के कहाँ चला जाएगा, ये सुपर कंप्यूटर में चला जाएगा, ये सुपर कंप्यूटर में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सुपर कंप्यूटर हो गया, और सुपर कंप्यूटर से ये फिर डेटा डिसेमिनेशन के लिए जाएगा। डेटा डिसेमिनेशन के लिए ये टीवी पे जाएगा, ये रेडियो पे जाएगा, ये इंटरनेट के माध्यम से ऐप पर जाएगा, जनता के लिए चला जाएगा ये। तो आप प्रिकॉशन ले लेंगे। फिर भी डिजास्टर अगर आ गया तो आप क्या करेंगे, उस दौरान क्या करेंगे। ठीक है, डिजास्टर के दौरान टीवी रेडियो का उपयोग करके, टीवी रेडियो इंटरनेट का उपयोग करके आप उनको बताएंगे कि अब झेलिए बैठ के, क्या मजे से झेलिए। जैसे नहीं था फेसबुक लाइव के माध्यम से, ऐसा नहीं लिखेंगे, मैंने फेसबुक लाइव के माध्यम से नहीं था, जब उत्तरकाशी में जब ये जोशीमठ में हुआ तो कई लोग फेसबुक लाइव का यूज करके आगे के लोगों को बोल रहे थे कि जो भी मेरे फेसबुक लाइव पर, मान लीजिए कोई लीडिंग जर्नलिस्ट है, वो जोशीमठ के आसपास रहता है, उसने देखा कि ऐसा हो गया, तो वो अपना तुरंत फेसबुक लाइव, और जैसे ही फेसबुक लाइव पे जाएगा तो उसके जानने वाले तो बहुत सारे होंगे उत्तराखंड में, उस रूट में। मान लीजिए रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग आ रहा है, रुद्रप्रयाग आ रहा है, श्रीनगर आएगा, रास्ते में श्रीनगर पड़ता है, वहाँ पे अलकनंदा नदी है, पानी उसमें बड़े पैमाने पे आएगा, तो वहीं से लाइव कर रहा है कि जल्दी नीचे से ऊपर की तरफ चले जाइए। कई लोग उस नदी में होंगे, नदी के आसपास के एरिया में होंगे, जल्दी से ऊपर की तरफ चले जाइए। तो उसने क्या किया, माने आपदा के दौरान एक तरह से वो अलर्ट कर रहा है लोगों को। ठीक है, अदरवाइज आपदा तो झेलना पड़ेगा, उस दौरान क्या होगा। और फिर पोस्ट डिजास्टर में जाते हैं, तो पोस्ट डिजास्टर में जैसे रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट कार्य किया जाता है, पुनर्वास और पुनर्स्थापना, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। और उसमें सारे जैसे टेलीमेडिसिन है उसका उपयोग करेंगे, यू कैन यूज टेलीमेडिसिन, वही आप सैटेलाइट से वहाँ पे जोड़ दीजिए, और जो भी डॉक्टर्स हैं यहाँ से डॉक्टर्स को यूज करिए, ये सब चीज़ें होती हैं। पर प्लस एयरलिफ्ट करिए, आप सैटेलाइट फ़ोन का यूज कर सकते हैं टू कनेक्ट विथ सैटेलाइट फ़ोन, क्योंकि टावर वगैरह तो सब खत्म हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में सैटेलाइट फ़ोन यूज कर सकते हैं, जो कॉम्पैक्ट होता है, जा करके उसको सैटेलाइट से जोड़ दीजिए, आप वहाँ से बातचीत करिए, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में था 2 पार्ट में। कौन कौन सा था, एक आपदा में साइंस टेक्नोलॉजी प्री डिजास्टर, एक तो आपदा के बारे में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार आपदा में क्या क्या आता है।
ठीक है, राष्ट्रीय आपदा में क्या क्या आता है, अदरवाइज एक आपदा की सामान्य परिभाषा है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार एक आपदा की परिभाषा है, राष्ट्रीय आपदा की परिभाषा है। तो उसको आपदा डिजास्टर को डिफाइन किया और उसके बाद आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट और 3 पार्ट में बांट करके उसको प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर जो जो उपाय है, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं इस चीज को, ठीक है, वो हो गया। और उसके बाद मौसम पूर्वानुमान का, ठीक है, लाभ, ठीक है। ये नेक्स्ट आइए, देखो कुछ प्रमुख जैव प्रौद्योगिकीय विकासक्रम की, कुछ प्रमुख जैव प्रौद्योगिकीय विकासक्रम की चर्चा करें। इस प्रकार के विकासक्रम का क्या उपयोग है, ये भी हमने एक अम्ब्रेला क्वेश्चन के रूप में दे रखा था, जिससे ये टॉपिक भी आप ठीक से तैयार कर लें, इसके बीच से भी क्वेश्चन उठाया जाएगा। इसलिए हम एक पार्ट ना पूछ करके आपको पूरा अभी के इस स्टेज पर आपसे पूरा टॉपिक ही पढ़वाना हमने चाहा कि आप पूरे टॉपिक का अपना नॉलेज को टेस्ट करिए कि कंप्लीट टॉपिक का नॉलेज आपको है कि नहीं है। क्वेश्चन पूछने का ये उद्देश्य था, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसलिए हमने पूछा था कि अभी एक पार्ट पूछेंगे तो फिर एक पार्ट जाके आप तैयारी करेंगे, तो पूरा पार्ट पे अगर कहीं कुछ उसके दूसरे पार्ट पे क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या होगा। तो पहले क्या करें, पहले पूरा टॉपिक पढ़वा देते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में क्या करेंगे, पार्ट पे क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगली बार तो ये तो नहीं पूछा जाएगा ना, अगली बार सेम क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, इसके पार्ट में जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि ट्रांसजेनिक बीज क्या है, ठीक है, ट्रांसजेनिक जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स क्या हैं भारत और बिहार जैसे राज्य में इस किस प्रकार ये खाद्य सुरक्षा में सहायक है, हाउ इट इज हेल्पफुल इन ऑन इंडिया लेवल एज वेल एज स्टेट लेवल, ठीक है, रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी, फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। एक पार्ट पे क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। या कृषि विकास में जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न उपयोगों की चर्चा करें, डिस्कस डिफरेंट एप्लीकेशंस of use of different applications of biotechnology to encourage agriculture, to promote agriculture। तो एग्रीकल्चर में जाएंगे तो एक बीज वाला हो गया, दूसरा फर्टिलाइजर का हो गया, तीसरा पेस्ट कंट्रोल हो गया, 3 पार्ट में बांट के आपको लिखना पड़ेगा, तो वो ज्यादा बड़ा हो गया। या मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे वैक्सीनेशन का भी बड़े पैमाने पर चल रहा है, अभी जो भी हो रहा है सब बायोटेक्नोलॉजी का ही हो रहा है ना, तो ये इसमें जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, ये तो 2 पार्ट में सिंपल सा क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। जैव प्रौद्योगिकी विकासक्रम की चर्चा करें, बायोटेक्नोलॉजी पहले डिफाइन कर दीजिए और उसके बाद विकासक्रम में जाएंगे तो क्या क्या आ जाता है, वही 2 पार्ट में होता है, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी और परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, 2 पार्ट में कर दिया इसको। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में आप सब लिखिए जो भी, जैसे आप स्टेम सेल लिख सकते हैं, क्लोनिंग लिख सकते हैं, आप आईवीएफ लिख सकते हैं, एआरटी बोलते हैं, आर्टिफिशियल उसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आईवीएफ बोल सकते हैं आप। उसी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो सकता है, प्लस और जाएंगे तो प्लस, ठीक है। तो ये सारे की चर्चा। ट्रेडिशनल में जाएंगे तो जैसे हाइब्रिडाइजेशन हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यूजेनिक्स हो जाएगा, यूथेनिक्स हो जाएगा, ये सब हो जाएगा ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में। इनके बारे में चर्चा करना था, विकासक्रम की चर्चा, क्या स्थिति है इनकी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसी में जाएंगे तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की भी चर्चा कर सकते थे, क्या स्थिति है अभी उसकी, ठीक है। और उसके बाद आता है इसका उपयोग, सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा, इट्स एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन में उपयोग में जाएंगे तो उपयोग में तो कई तरह के उपयोग होते हैं, यूजेज होते हैं। रेड बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल यूज, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चरल यूज, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी एक तरह से बोल सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री, वैसे फिशरीज के लिए होता है। उसके बाद व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल यूज प्लस एनवायरमेंट डॉट डॉट। तो
इनके बारे में लिखना था। और नीचे फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज वर्किंग टू प्रमोट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विथ वेरियस public and private institution is working to promote research development and application in biotechnology। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपने सहयोगी सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के साथ मिलकर के जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है। क्योंकि ICAR है, जैसे इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च है, ICMR है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, ठीक है, NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं, कंपनीज हैं, बायोकॉन है, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट है, भारत बायोटेक्नोलॉजी है, जितने ये वैक्सीनेशन वगैरह, तो ये सबको मिला करके ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस आर वर्किंग इन, तो उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में आप लिखेंगे, ठीक है। ये है उसको मेंशन कर देंगे, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में आएगा। हाँ, मेडिकल डायग्नोस्टिक मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में जाते हैं तो उसको 3 पार्ट में ही कहा जाता है। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी 3 पार्ट में होता है, डायग्नोसिस ऑफ, ट्रीटमेंट ऑफ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम। तो जो वैक्सीनेशन है वो प्रोटेक्शन है, हो ही नहीं, जो बाकी और आयुर्वेदिक दवाएं और जो क्लोरोक्विन और क्या क्या आया, आयुर्वेदिक जो मेडिसिन वगैरह हैं वो ट्रीटमेंट के लेवल पे है, और एक तरह से जो शुरू में डायग्नोसिस से RT-PCR टेस्ट वगैरह जो भी हैं वो उसके जांच के लिए है। तो आप उसको लिखेंगे, जब बायोटेक्नोलॉजी लिखेंगे तो उसमें यही मेडिकल यूज ऑफ, ये वाला ही एक कोरोना वायरस से उत्पन्न आपदा का सामना करने के लिए किस प्रकार के चिकित्सकीय प्रयास किए गए हैं। बिल्कुल कंटेम्प्ररी क्वेश्चन था ये, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ मेडिकल एफर्ट्स वेयर मेड टू फेस द डिजास्टर कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस, व्हाट इज द करंट स्टेटस, वर्तमान स्थिति क्या है। और ये वर्तमान स्थिति क्या है ये पूछने का उद्देश्य यही था कि आप वैक्सीनेशन के लेवल तक पहुंच जाएं, ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का मतलब। तो इस क्वेश्चन में क्या है, देखो, कोरोना वायरस आपदा का सामना करने के लिए किस प्रकार, एक हो गया, ठीक है, कोरोना वायरस के बारे में तो लिख ही देंगे, और उसके बाद आता है किस प्रकार चिकित्सकीय प्रयास किए गए, ये दूसरा हो गया, और वर्तमान स्थिति करंट स्टेटस क्या है, ये तीसरा हो गया, थर्ड। 3 पार्ट है इसके। एक अबाउट कोरोना वायरस हो जाएगा, ये हो गया 1, मेडिकल एफर्ट्स हो गया 2, और करंट स्टेटस हो गया 3 पार्ट हैं इसमें जो आपको लिखना है। एक तो इंट्रोडक्शन बन ही जाएगा कोरोना वायरस के बारे में लिख करके, और इसके कोरोना वायरस के दौरान जो आपदा सृजित की लाखों लोग, हजारों की मृत्यु हुई, लाखों लोग मरे, लाखों लोग संक्रमित हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए इनकीपिंग माइंड करोड़ों में चले गए हैं, इनकीपिंग माइंड ऑफ दिस चैलेंज, ठीक है, सरकार, केंद्र, राज्य सरकार, सार्वजनिक, निजी संस्थाएं सबने मिलकर के अनेक उपाय किए, अनेक चिकित्सकीय उपाय किए हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से, जांच के लिए, ठीक है, उसके बाद तीसरा निदान के लिए, और आगे ना हो इसके लिए। तो जांच वाले में क्या हो जाएंगे, सारे टेस्ट के बारे में लिखना था आपको, ठीक है, जांच के बारे में, चिकित्सकीय प्रयास, तो पहले तो कोरोना वायरस के बारे में लिख देना था, क्लियर है। उसके बाद दूसरे में क्या लिखना था, चिकित्सकीय प्रयास, मेडिकल एफर्ट, और मेडिकल एफर्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करना था। फर्स्ट, डायग्नोसिस ऑफ, जांच, डायग्नोसिस ऑफ, सेकंड पार्ट में लिखना था डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट, और थर्ड पार्ट में लिखना था प्रोटेक्शन फ्रॉम। प्रोटेक्शन वाले में आ जाएगा डिफरेंट वैक्सीन्स टू प्रमोट इम्यून सिस्टम, टू प्रमोट इम्यून सिस्टम हो जाएगा, टू स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम। और उसमें ट्रीटमेंट वाले में आ जाएगा जो पतंजलि का जो कौन सा था, एक आया था ना दवा, कोरोनिल, और इस तरह के कोई मेडिसिन वगैरह है तो वो सब आ जाएंगे इसमें, कोरोनिल, और जो इनका था। उसके बाद जाएंगे तो ये तीनों के बारे में आपको लिखना था, ठीक है। अब अभी जो एग्जाम, मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कैसे इसके कोरोना के बारे में जानेंगे ही
भाई कैसे डायग्नोसिस वाला जो पार्ट है उसको भी जानेंगे ही, और उसके बाद फिर बीच वाला, फिर उसके बाद लास्ट वाले में सबका एकदम बिल्कुल पेज पर लिख लिख के रटा हुआ रहना चाहिए। कौन कौन से डायग्नोस्टिक किट है, डायग्नोस्टिक किट, आरटीपीसीआर टेस्ट और एंटीजन टेस्ट और क्या क्या, एकदम रटा हुआ रहना चाहिए उसके बारे में। सेकंड वाला जब नेक्स्ट पैरा चेंज करेंगे तो ट्रीटमेंट के लिए कोई संक्रमित हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी दवाएं यूज की गई हैं इन स्पेशल बैकग्राउंड ऑफ इसमें। अच्छा, ये ओवरऑल पूछ रहा है, तो कोई भी केमिकल वगैरह जो भी क्लोरोक्विन था, कौन कौन सा था, सब मेडिकल के बारे में लिखना था। वेंटिलेटर वगैरह जो कुछ भी था, ये भी ऑक्सीजन सप्लाई, वेंटिलेटर, ऑक्सीमीटर, क्या क्या सब लिख देना था उसमें। और उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में जाना था, तो उसमें क्या लिखना था, ये जितने तरह के वैक्सीन हैं उसके बारे में, प्लस इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथनिंग के लिए जो काम किया गया वो सारे के बारे में, सारा मेडिकल एफर्ट इसमें लिखना था, तीनों पार्ट में बांट के। और उसके बाद फिर बात में आता था वर्तमान स्थिति में, वही इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी प्रारंभ हो चुका है, और विश्व का एक सब ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा इनिशियल फेज में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है अभी तक। और भारत ने कई देशों को क्या क्या वैक्सीन, अफगानिस्तान को इतना दिया, इसको इतना दिया, इसको इतना दिया। वैक्सीन इज आल्सो अंडर यूज फॉर डिप्लोमेटिक, एज ए डिप्लोमेटिक टूल। भारत के द्वारा पूरे विश्व में कोरोना पेंडेमिक से लोगों का, कोरोना पेंडेमिक का के खात्मे के लिए, फॉर कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक ऑन ग्लोबल लेवल, इंडिया इज प्लेइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। उसमें डाल देंगे विश्व में वैक्सीन, मैत्रेयी बोलते हैं उसको, मैत्रेयी कहा गया, उसका नाम दिया गया है ना, MAITRAI कुछ इस तरह से, मैत्रेयी। ठीक है, तो उसमें किया गया। आगे समझ आ रहा है, समझ में क्वेश्चन में क्या लिखना था? ठीक है, नेक्स्ट, नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुए विकास क्रम की चर्चा करते हुए इसका महत्व भी बताएं। भारत में इस संदर्भ में क्या कदम उठाए गए हैं, देखिए इसका। अब इसमें क्वेश्चन देखो क्या है, डिस्कस द डेवलप, नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट है वो एक पार्ट है, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट ये दूसरा पार्ट हुआ, इंपॉर्टेंस तीसरा पार्ट हुआ, स्पेशल रेफरेंस ऑफ इंडिया ये चौथा पार्ट हुआ। पहले तो नैनो टेक्नोलॉजी को डिफाइन करेंगे, लिख दीजिए डिफाइन नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी को परिभाषित करिए। प्रति इकाई एक ऐसी तकनीक है जिसमें, अब वो एक लाइन लिखने से वो नहीं होगा, ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग एटम्स को, परमाणुओं को नैनो स्तर पर संयोजित करने के लिए किया जाता है, नैनोमीटर के स्तर पर संयोजित करने के लिए किया जाता है। इट्स अ टेक्नोलॉजी विच यूज टू अरेंज एटम्स ऑन नैनोमीटर लेवल। ठीक है, कॉमा दे करके एक और होता है टू, जैसे एक और पार्ट होता है, प्रति इकाई आयतन में परमाणुओं की संख्या को बढ़ाना, टू इंक्रीज नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी। प्रति इकाई आयतन में परमाणुओं की संख्या को बढ़ाना, टू इंक्रीज नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट वॉल्यूम। परमाणुओं की संख्या को बढ़ाना, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट लिखिए अगला। अच्छा, इसी में अब डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट पे फिर आता है, पूरा टेक्नोलॉजी की चर्चा करनी पड़ेगी। कैसे 1959 में रिचर्ड फेनमैन था, उसने क्या कहा, 1974 में तानीगिचू ने क्या कहा। हाँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ, जो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप है, उसका अब के डेट में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। ये सारा टॉप डाउन बॉटम अप ग्राफीन का जो डेवलपमेंट हुआ वो ग्राफीन का, तो ये सारा का सारा इसमें आएगा। और फिर उसके एप्लीकेशन वाले पार्ट में जाएंगे। इंडिया में 11th 5 ईयर प्लान में नैनो तकनीक मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसको कि 12th 5 ईयर प्लान में भी कंटिन्यू किया गया। ठीक है, CNR राव हैं, उनको भारत में नैनो तकनीक का जनक माना जाता है, जिनको भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, ये बात है, तो इसके बारे में ये लिखना था आपको। नेक्स्ट, विभिन्न सोशल मीडिया तथा उनकी विशेषताओं की चर्चा करें, इनका उपयोग भी बताएं, इनका दुरुपयोग रोकने के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा करें। डिस्कस वेरियस सोशल मीडिया एंड देयर फीचर्स, एक्सप्लेन देयर यूजेज एज वेल, डिस्कस द स्टेप्स टेकन टू प्रिवेंट देयर मिसयूज। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ गया, जैसे जाएंगे तो
एक हो गया विभिन्न सोशल मीडिया, एक तो ये हो गया डिस्कस वेरियस सोशल मीडिया, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है इनकी विशेषताओं की भी चर्चा करें, सोशल मीडिया के साथ उनकी विशेषताएं भी चर्चा करनी है, विशेषताओं की चर्चा करें, ये दूसरा हो गया। इनका उपयोग बताएं, महत्व इंपॉर्टेंस तीसरा हो गया। और इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए किए गए दुरुपयोग, ये क्या हो गया, ये चौथा हो गया, फोर्थ। 4 पार्ट है इस क्वेश्चन में, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए एक पेज पर। सारे सोशल मीडिया और उसके फीचर्स, फेसबुक उसका फीचर्स क्या क्या, माने क्या क्या आपको विकल्प उपलब्ध है फेसबुक पर, क्या क्या कर सकते हैं आप फेसबुक पे, फेसबुक हो गया क्या क्या वहां पे है, यूट्यूब हो गया उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप, उसके फीचर्स। अब जैसे यूट्यूब पे जाएंगे तो भाई आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप उसका लाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। इस सारे फैसिलिटीज हैं और वो अनलिमिटेड है, साइज का कोई उसमें कोई बात नहीं है। उस तरह से इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं तो उसकी क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। आप फेसबुक पे जा रहे हैं, उसका व्हाट्सएप पे जा रहे हैं तो क्या क्या फीचर है, ट्विटर पे जा रहे हैं तो क्या क्या फीचर है, और भी जो भी इस तरह से हैं। तो ये कुछ कुछ सोशल मीडिया के हो गए, सोशल मीडिया का नाम और उनके कुछ प्रमुख उनके यूनिक जो कुछ फीचर्स हैं 13 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ही क्या क्या उसमें है। जैसे जो जीमेल अकाउंट है, वो जीमेल अकाउंट भी किसके लिए खुलता है, जीमेल अकाउंट बच्चों के लिए नहीं होता है। जीमेल अकाउंट कोई बच्चा अगर खोलता है तो उसका टेक केयर उसका पेरेंट्स करेंगे, उसमें कंडीशंस भरवाते हैं, वो शर्त भरवाते हैं। 13 साल के उम्र होने के बाद ही आप जीमेल अकाउंट को खुद ऑपरेट कर सकते हैं, जीमेल का जो मेल है उसको। तो खैर एक ये हो गया, उपयोग भी बताएं, इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस तो 4-5 भागों में बटी जाता है, पॉलिटिकल यूज, इकोनॉमिक यूज, सोशल यूज, कल्चरल यूज, 4 पार्ट होते हैं। अब जो सोशल कल्चर है वो बड़ा वाइड है, पॉलिटिकल यूज है तो पॉलिटिकल में इट इज नाउ इन यूज, ठीक है, फॉर टू कैंपेन, पॉलिटिकल पार्टीज, political leaders, even public to express their opinion. पॉलिटिकल में पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता, इवन जनता, जो मतदाता लिख सकते हैं, जनता के बदले मतदाता, वोटर, इनका यूज करते हैं पॉलिटिकल वाले में। ये शासन के लिए भी यूज होता है, इट इज आल्सो इन यूज फॉर गवर्नेंस, एज ए पार्ट ऑफ गवर्नेंस। जिस सारे मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के ट्विटर अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट है, हम सब में देखेंगे तो फेसबुक अकाउंट भी है। आप कोई भी पेज खोल के देखो तो नीचे में सारा लिखा हुआ है, सबका सिंबल बना हुआ है। आप चाहेंगे तो पीआईबी पे भी जाएंगे तो पीआईबी में नीचे सारा बना हुआ है। आप कोई भी चीज, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का पेज जब खोलेंगे तो नीचे में सारा लिखा हुआ है। आप उसको मेल करना चाहें, आप उसको व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहें, जहां शेयर करना चाहें, सब लिखा हुआ है वहां, ठीक है। तो गवर्नेंस में भी यूज में है ये, अपनी योजनाओं के बारे में बताने के लिए, सरकार के डिसीजंस के बारे में बताने के लिए, ये सारी चीजें। और इससे पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस को बढ़ावा मिलता है। भाई सरकार ने कोई योजना करी, उस पर 4 लोगों ने उस पर कमेंट किया, ठीक है, ये है। जैसे अभी किसान आंदोलन ही है तो केवल टेलीविजन से कहाँ चला, तो मेनली सोशल मीडिया से चल रहा है, ठीक है, ये इसमें से आता है। और फिर आ गया कि दुरुपयोग, अच्छा उपयोग हो गया, फिर टू मिसयूज इट, टू मिसयूज के बारे में लिख करके। और इंडिया में जाएंगे तो आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट 2000 है, आईटी एक्ट 2000, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, साइबर सुरक्षा नीति 2013, (2013) 2013, प्लस जो जो कंपनीज हैं, जो सोशल मीडिया ऑपरेटर्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो भी, उनके भी स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस हैं। तीसरा, कंपनियों के अपने नियमावली, कंपनियों की अपनी नियमावली। ये हो जाता है। आ रहा समझ में? अब जैसे ओटीटी है, ये जो अभी पिक्चर ओटीटी के लिए अभी नया गाइडलाइन से आया हुआ है। भाई जो भी अभी आज के डेट में सिनेमा हॉल में प्रचार करने, सिनेमा हॉल में पिक्चर को लॉन्च करने के बदले लोगों ने क्या यूज करना, दे ओवर द टॉप, जो यूट्यूब वगैरह है, वेब सीरीज लोगों ने शुरू कर दिया है। उसी पे फिल्म भी लॉन्च हो रहा है। भाई वो जो कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे फेमस है, नेटफ्लिक्स सबसे फेमस है, या अमेजन का है, ठीक है, अमेजन का है, उसका जी वालों का भी है, ठीक है,
तो सबका है। हाँ, तो ये सारे के सारे उस पर पोस्ट कर रहे हैं, तो भाई उनको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से भी बहुत सारा व्यूअरशिप हो रहा है, तो भाई वहां से भी गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए। ठीक है, जब आप 1000 रुपये लेते हो उसमें गवर्नमेंट को 1 रुपया नहीं देते हो, तो ये सब उसको रेगुलेट करने वाली बात है। तो ये तो इसमें समझ रहे हो, तो वो सबका रेफरेंस यहाँ पे लेने की जरूरत थी। तो 3 पार्ट, बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर था, और एकदम रट जाइएगा इसको। डिफरेंट सोशल मीडिया, डिफरेंट एग्जांपल्स क्या होता है। अभी तक उसको आप इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, अब उसको किस बात के लिए यूज करेंगे? आंसर लिखने के लिए। 350 वर्ड यूज, 350 वर्ड में ये सारे सोशल मीडिया को, उनकी विशेषताओं को अलग अलग, आप चाहेंगे तो एकदम ब्रेक करके, लाइन ब्रेक करके फेसबुक लिखेंगे, उसके साथ सारी बातें लिख देंगे, ट्विटर लिख के उसके सामने सारी, कोई पैरा में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब एकदम बिल्कुल रटा होना चाहिए। रटा, उसके बाद नीचे इसके एप्लीकेशन में जाएंगे तो सारा जो एप्लीकेशन है, पॉलिटिकल यूज, गवर्नेंस में, या इकोनॉमिक यूज, सोशल मीडिया क्या क्या जो इकोनॉमिक यूज, फिर एजुकेशन में, हेल्थ में, हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ में भी तो यूज है इसके सबके। एजुकेशन में यूट्यूब पे ऐसे वीडियो पड़ा हुआ है कि एक आदमी हर बात बता देता है उसमें, डॉक्टर चाहे तो हर बीमारी के बारे में बता देते हैं, तो उसका किस तरह से यूज है, तो वो सारा सोशल इकोनॉमिक उसमें, एजुकेशन में, हेल्थ में, सब में आ गया। अभी के टाइम पे यूट्यूब के माध्यम से सोचिए कितना बड़ा एकेडमिक वैल्यू एडिशन हुआ है। गांव में कोई बच्ची रहती है, अगर मान लीजिए उसके पास कोर्स खरीदने का पैसा नहीं है, तो यूट्यूब पे घूम करके वो चाहे तो पढ़ सकती है। ये सारी चीजें आ रही है। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे बहुत सारे लोगों ने वीडियो चोरी करके उस पर डाला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे भी हो रहे हैं ये सब चीजें। तो खैर, तो आप ध्यान रखिए इस बात का। तो ये सब बातों को, अब तक आप उसको यूज करते थे ऐसे कैजुअली यूज करते थे, अब आपको क्या करना होगा? उनके बारे में जानना होगा, टू राइट, ठीक है, राइट एन आंसर। उसके लिए इस लेवल पे जाके आपको चीजों को संभालना होगा। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर, सुपर कंडक्टिविटी। कमेंट है 100 शब्द का था, 100 वर्ड्स के थे ये, तो 100 वर्ड्स में सुपर कंडक्टिविटी है, तो भाई इसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा कि जैसे सुपर कंडक्टिविटी होता है ऐसे पदार्थ जिनमें धारा के प्रवाह के दौरान कोई प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता है, उसको अतिचालक बोलते हैं। ठीक है, अ सबस्टेंस called superconductor when there is no opposition, there is no resistance during flow of current. ठीक है, that is called, substance is called superconductor, and the feature of this substance is called superconductivity. पदार्थ की इस विशेषता को क्या कहा जाता है? अतिचालकता कहा जाता है। और फिर उसमें क्या होता है? H इक्वल टू, जैसे मान लीजिए इसी में जाए तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, और R इक्वल टू यहां पे 0 हो गया, R इक्वल टू 0 हो गया, तो हीट लॉस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अर्थात जो इनपुट आप देंगे वो आउटपुट के रूप में आपको मिलेगा। और फिर इसके एप्लीकेशन के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, क्या क्या अतिचालकता का क्या उपयोग हो सकता है, अतिचालकता के बारे में प्लस उसका उपयोग, तो ये हो जाएगा 100 शब्द, सीधे लिखना है एकदम बिल्कुल। लेजर टेक्नोलॉजी, फिर उसी तरह से फुल फॉर्म लिख दिया लेजर का, एक डायग्राम बना दिया, और डायग्राम बना के उसके कंपोनेंट्स को डिफाइन कर दिया। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है ये, सिंगल लाइट है ना, ये एक कलर का लाइट होता है, ये हाईली डायरेक्शनल होता है। और फिर इसके वेरियस एप्लीकेशंस हैं, कमर्शियल एप्लीकेशंस हैं, स्कैनिंग में यूज होता है, बार कोड को रीड करने के लिए इसका उपयोग होता है, मेडिकल यूज बड़े पैमाने पे है। ठीक है, इसका डिफेंस एप्लीकेशंस भी हैं, सब में इसका उपयोग है। नेक्स्ट तीसरा था डिफरेंट जनरेशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, 1G 2G 3G 4G, और अब आ रहा है 5G। इनके बारे में 1G 2G 3G 4G 5G इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में रिवॉल्यूशन का एग्जाम्पल था ये, और ये विभिन्न चरणों से होकर गुजरा है। और 1G में जाएंगे तो 5 चरणों की 2 बात है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सर्विसेज। हार्डवेयर में हुआ मोबाइल सेट, और सर्विसेज, तो सर्विसेज में कहाँ से शुरू हुआ? 1G में एक सिंपल सा मोबाइल था, ठीक है, नॉन स्मार्ट मोबाइल थे, और उसमें वॉइस और मैसेजिंग के लिए यूज होता था, वॉइस प्लस मैसेजिंग ना, मैसेजिंग शुरू से था, वॉइस प्लस मैसेजिंग के लिए, दोनों के लिए था। और उसके बाद जाते हैं 2G में जाते हैं, तो फिर वॉइस मैसेजिंग प्लस इंटरनेट की भी शुरुआत हो गई, इंटरनेट की शुरुआत हो गई। ठीक है, और उसके बाद 3G में जाते हैं तो फिर इंटरनेट और मोबाइल, इंटरनेट प्लस वॉइस। 4G में जाएंगे तो VoIP, वॉइस ऑन इंटरनेट, ठीक है, VoIP इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब 4G में आप चाहें तो आपको वॉइस कर, आप 2G 3G 4G से जो डेटा है, डेटा से ही आप इंटरनेट चला सकते। अब वॉइस कॉलिंग, जैसे अभी हम लोग कॉल करते हैं तो वाईफाई से कॉल होता है, वो वाईफाई से कॉल हो जाता है। ठीक है, तो आपको कोई ऐसा, पहले बीच में देखते होंगे आता था कि वॉइस का चार्ज अलग और डेटा का चार्ज अलग आता था,
अब ऐसा नहीं होता है, केवल डेटा का चार्ज आता है, आप उससे इंटरनेट अपना अपना वॉइस कॉलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और 5G तो एक तरह से कहा जाए कि नो प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी, ये मान सकते हैं। इस फोन की तो जरूरत नहीं होगी वहाँ पे, आप सब कुछ जैसे अब कान में लगाने की जरूरत, कान में तो 4G भी लगाने की जरूरत नहीं था, कान में लगाने की जरूरत नहीं था। जैसे इसमें क्या हुआ, साउंड करके यहाँ रख दिया, रख करके बात कर लिया। तो जो आपके सामने स्क्रीन है, उस स्क्रीन का डेटा के लिए भी यूज कर रहे हैं, साथ में बातचीत के लिए भी यूज कर रहे हैं। आ रहा है कॉल, हमने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके उसे बात कर रहे हैं और उसको मिनिमाइज करके अपना काम कर रहे हैं। इसमें माने जैसे सूचना क्रांति में मोबाइल संचार का उपयोग का विकास एक प्रमुख, ठीक है, विकासक्रम था। यूज ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी इज एन इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। सूचना क्रांति में मोबाइल संचार का उपयोग एक प्रमुख उपलब्धि थी, ठीक है। इसके विकासक्रम को 5 चरणों में, अभी इसके विकासक्रम को 4 चरणों में बांटा जा सकता है, 1G, 2G, 3G, 4G। वर्तमान में 5G विकास की प्रक्रिया में है। नाउ 5G इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, लिख लिया। और उसके बाद इन चरणों में 2 स्तर पे मुख्य रूप से अंतर देखने को मिलता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ डिफरेंसेज, वन इज ऑन हैंडसेट लेवल एंड सेकंड वन इज ऑन सर्विसेज। और फिर हैंडसेट में क्या क्या, कैसे हैंडसेट में क्या क्या आते गया, भाई टैबलेट पे आ गया, और फिर सर्विसेज में क्या क्या आते गया, और फिर 5G के बारे में लिख दीजिए। 5G से क्या हो जाएगा भाई, आपको इंटरनेट ऑफ थिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप बड़े पैमाने पे लागू करना पॉसिबल हो पाएगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, अवशिष्ट प्रबंधन की विभिन्न तकनीक के बारे में। तो सॉलिड, 2 तरह के वेस्ट, देयर आर 2 टाइप ऑफ वेस्ट, वन इज सॉलिड वेस्ट एंड सेकंड वन इज लिक्विड वेस्ट। 2 तरह के वेस्ट होते हैं। और सॉलिड वेस्ट में जाएंगे तो डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, आप न्यूक्लियर वेस्ट, सॉलिड वेस्ट 2 तरह का हुआ। अच्छा सॉलिड, हाँ सॉलिड क्या होगा, घरेलू, औद्योगिक, प्लस न्यूक्लियर, इवन स्पेस डेब्रिज भी आ सकता है। हाँ ई वेस्ट भी लिख दीजिए, ई वेस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट हो गया। और दूसरा हो जाता है लिक्विड वेस्ट, घरेलू और औद्योगिक, डोमेस्टिक, घरेलू, डोमेस्टिक, शहरी, अर्बन, और औद्योगिक, इंडस्ट्रियल। ठीक है। और इनको जैसे इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इनका यूज करना, एक होता है ना सॉलिड वेस्ट में कई सारे हैं। तो अब टॉपिक वाइज फिर तो हो जाएगा, वो किसी में लिख सकते हैं। मुख्य रूप से घरेलू और शहरी अवशिष्टों का उपयोग करके बिजली उत्पादन किया जा रहा है। टू मैनेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एग्रीकल्चर, थ्रू डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड अर्बन वेस्ट। कॉमा दे करके न्यूक्लियर वेस्ट के लिए, उसको न्यूक्लियर वेस्ट के लिए बोलते हैं, एक उसके लिए टेक्निक होता है डी माने उसका जो रेडिएशन फीचर्स है ना, उसको डिसइंटीग्रेट कर देना, उसको बोलते हैं। जैसे मान लो वो आया ना न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो वेस्ट निकला, उसको डिफिट नहीं, उसको बोलते हैं माने उसको उसका रेडिएशन को न्यूट्रलाइज कर देना, एक होता है। और दूसरा उसमें जाएंगे तो ई वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट के लिए कंपनीज को ई वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट 2011 का एक एक्ट है, और उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी जो बेचती है उसी को उसको दोबारा खरीद करके रिसाइकिल करना होता है। ठीक है। तो ये सब है। प्लास्टिक के उपयोग पर गवर्नमेंट बैन कर रही है, जिससे कि इस तरह का वेस्ट उत्पन्न ही ना हो। स्पेस डेब्रिज को, हाँ जैसे मान लीजिए जमीन के अंदर लेकर रख दिया, धूल बन गया, मिट्टी उट्टी बन गया, उसके बाद उसको यूज किया, ये सब हो जाएगा। तो चलिए ये था, आप इसको पढ़िए, इसके अकॉर्डिंग ही मैंने टेस्ट, जो सबसे बड़ी बात है कि टेस्ट जो होता है, अभी जो टेस्ट आप दे रहे हैं वो टेस्ट सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं। कभी भी कोई आंसर बहुत अच्छा लिख दिया तब भी उसमें हमेशा देयर शुड बी अ प्लेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपके दिमाग में हमेशा सुधार के लिए दिमाग में बातें चलती रहनी चाहिए। कॉम्प्लेसेंट होने या कहा जाए ना कि सेटिस्फाई होने या कॉम्प्लेसेंट होने के लिए कोई जगह नहीं है।
और आंसर में बस वही बात है कि एक जो इंट्रोडक्शन लिखा, फिर ब्रेक किया लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम, कहीं फिगर बन सकता है, कहीं डायग्राम बन सकता है। तो ये जो भी चीज़ें बन सकती हैं, जैसे मान लीजिए क्या बनाया, सूर्य को बनाया, सूर्य के नीचे प्लेट बनाया, प्लेट के नीचे बैटरी बनाया, बैटरी के नीचे उजाला योजना के तहत सब बना सकते हैं। नहीं यार सर, इंट्रोडक्ट 25% नहीं होता, 30 to 40 वर्ड्स होता है, 10 to 15%, इससे ज़्यादा नहीं। इंट्रोडक्शन में स्टोरी ऐसा नहीं हो कि 2 पार्ट में आपका आंसर हो जाए, रिपीट नहीं होना चाहिए। एक पार्ट में सारा आंसर एक बार लिख दिए, अब फिर उसी को उठा के दूसरे पार्ट में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। 10 to 15% से ज़्यादा का इंट्रोडक्शन नहीं होता। हाँ, 5% के आसपास शब्दों का उपयोग अंग्रेजी में कर सकते हैं। 5%, मैंने कहीं कहीं बहुत रेयर शब्द हो, नहीं तो बेहतर है कि उसको देवनागरी में लिख दीजिए उस वर्ड को। ई वेस्ट है तो ई वेस्ट है तो ई वेस्ट को हिंदी में लिखने के बदले, इंग्लिश में लिखने के बदले ई वेस्ट को हिंदी में लिख दीजिए। ठीक है, ये टेंडेंसी अच्छी बात नहीं है अंग्रेजी का। हम लोग तो इसलिए बोर्ड पे लिखते हैं कि भाई दोनों मीडियम के लोग रहते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो इंग्लिश का वर्ड कहीं यूज भी करना है तो कोशिश करिए कि उसको देवनागरी में लिख दें। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय लिखा जाता है उसका, सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखा जाता है, उसका हिंदी होता है सर्वोच्च न्यायालय। हाँ, तो मत लिखिए सुप्रीम कोर्ट हिंदी में, हिंदी में होता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। हाँ, अभी जो घटनाएं घट रही है, किसान आंदोलन है ही, मान इस तरह की जो घटनाएं अभी घट रही हैं उसको विजिलेंट रहिए। जो भी कोई मैगजीन है, मैगजीन को लेकर के उसको देखते रहिए। समरी तो बाद में निकलेगा लिस्ट। अभी जो कुछ भी हो रहा है, जैसे मान लीजिए अमेरिकी इलेक्शन हो ही गया इंपॉर्टेंट, इंडिया में किसान कानून हो ही गया इंपॉर्टेंट हो गया, बिहार में जो चुनाव हुआ है वो चुनाव एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही। ठीक है, तो 3 टॉपिक तो यही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जाएंगे तो जैसे और कौन सा टॉपिक है इस तरह से, हाँ? इंडिया चाइना फेस ऑफ तो अपनी जगह पे चौथा टॉपिक एक है ही। अमेरिका और चाइना के बीच का जो रिलेशन है, अमेरिका चाइना के बीच का जो रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कोरोना पैंडेमिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। म्यांमार वाला भी कैरी ऑन होगा आगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पीस प्रोसेस से भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरबियन कंट्रीज और फिलिस्तीन के बीच का रिलेशन है। हाँ, ठीक है, तो ये हो सकता है अमेरिका ईरान, ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। उस दिन डिस्कशन बंद कर देंगे। अब मॉडल आंसर देने के बाद फिर डिस्कशन करने क्या आएंगे, तो दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, मॉडल आंसर और नहीं तो डिस्कशन। अभी 2 घंटा में 11 क्वेश्चन का मॉडल आंसर बनाना मुश्किल था। बना लेते कि नहीं बना लेते? तो बना लेते तो फिर आएंगे नहीं। विजन में चाहे कहीं भी 22,000 रुपये टेस्ट सीरीज का फीस लेते हैं, वो डिस्कस नहीं कराते हो। तो अब आप लोग टेस्ट सीरीज वाले लोग तय कर लें कि भाई डिस्कशन कराना है अलग अलग टीचर से या आंसर फॉर्मेट चाहिए। दोनों में से कोई एक ही होगा, या तो डिस्कशन होगा या तो मॉडल आंसर बनेगा। मॉडल आंसर में भी वही होगा। मॉडल आंसर में ऐसा नहीं होगा कि पूरा क्वेश्चन लिख लिख के दिया जाएगा। 11 क्वेश्चन लिख के कहाँ मिलेगा? 11 क्वेश्चन लिख लिख के दिया जाने लगे तो 11 टेस्ट है, 150 क्वेश्चन लिख के आंसर कौन देगा? 11 क्वेश्चन तो 11 टेस्ट इंटू 12 क्वेश्चन, तो 11 इंटू 12 कितना हुआ? जोड़ के देखो, 132 क्वेश्चन का आंसर लिख के कौन देगा? है पॉसिबल? ये प्रैक्टिकल है भाई, स्ट्रक्चर ही तो होगा ना भाई। टेस्ट सीरीज में और क्लास में क्या डिफरेंस होता है? क्लास में जो टॉपिक लिखा जाता है उसका सारा कंटेंट दिया जाता है, और टेस्ट सीरीज क्यों आप ज्वाइन करते हैं? इसलिए टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं कि आपको भरोसा है कि आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब आता है, कंटेंट आपके पास है, कंटेंट आपको याद है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन को आप अपने कंटेंट का यूज करके रिप्लाई करेंगे। यही होता है ना भाई। आप टेस्ट सीरीज इसलिए ज्वाइन करते हैं कि आपको आता है, आपको केवल लिखने का। और क्लास क्यों ज्वाइन करते हैं? आपको नहीं आता है, आपको नहीं आता है इसलिए क्लास ज्वाइन करते हैं। और टेस्ट इसलिए ज्वाइन करते हैं कि भाई मुझे आता है, मुझे लिखना है। तो अब कोई भी दुनिया में आपको कंटेंट नहीं देगा किसी क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज में। ठीक है, वो आपको क्या, जैसे हमने कम से कम 4 टेस्ट का डिस्कशन अभी तक हुआ। एक लोहिया सर कराए थे, 3 मैंने कराया। इतना अगर हमारी बातों को अगर आप सही ढंग से फॉलो करेंगे तो किसी क्वेश्चन को देख करके आपको तनाव नहीं होगा। देखिए हम सेकंड में क्या करते हैं, क्वेश्चन को तोड़ देते हैं। और जब क्वेश्चन को तोड़ लिया तो उसके बाद कंटेंट तो लमसम आपको आता ही है। कुछ का कंटेंट आप बहुत अच्छा जानते हैं, कुछ का कंटेंट आप अच्छे से नहीं जानते हैं। इतना ही का अंतर होता है। तो अब इस टेस्ट के बाद
जिसका बहुत अच्छे से जानते हैं उसको और अच्छा करने के लिए काम करिए, और जिसका नहीं जानते हैं उसका पढ़ने के लिए काम करिए। यही इस टेस्ट का उद्देश्य है ना आपका। आप टेस्ट किस बात के लिए ज्वाइन किए हुए हैं? पीठ थपथपाने के लिए? तो किस बात के लिए? माने जो कमी पता चले तो उसको जाके दूर करूं, तो कमी पता चले तो उसको जाके दूर करिए। इसलिए टेस्ट आदमी ज्वाइन करता है ना, सेटिस्फेक्शन के लिए टेस्ट ज्वाइन नहीं करता है। क्वेश्चन भी इसी माइंडसेट से सेट किया जाता है कि आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट किया जा सके। अभी बहुत इजी क्वेश्चन सेट कर दिया जाए, आप खूब खुश हो जाएंगे। अभी भी ऐसा क्वेश्चन सेट कर दिया जाए जिसको आप अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे, तब तो आपका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन सेट कर दें जिससे कि आप क्लास में आए। कोचिंग का टैक्टिस क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन सेट करें जिससे कि आप धराशायी हो जाएं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे पास पहुंच जाएंगे कि सर हम क्वेश्चन लिख नहीं पा रहे हैं, क्या करें? तो हम कहेंगे कि क्लास ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन कहीं से हम लोग यहां बैठ के कहीं से ये सब काम नहीं करते हैं क्या, कि आपको क्लास के लिए, हम क्लास के लिए टेस्ट सीरीज का उपयोग एक क्लास के टैक्टिस के रूप में हम कभी नहीं करते। इसलिए तो आप चारों पेपर उठा के देखो, चंपारण, लेकिन एंगल बदल दिया है हमने। लिखा है ना टेस्ट सीरीज शुरू में जाएंगे, इसी में जाएंगे, तो हमने तो कहीं से इसका हम लोग उस तरह से नहीं काम करते हैं कि भाई आपके इमोशंस का व्यवसायिक उपयोग करें, ऐसा कभी नहीं करते। आपके क्लास में टेस्ट सीरीज में हमने ये तो कभी कमिटमेंट नहीं किया है ना कि भाई हम क्लास नोट्स आपको देंगे। सारा क्लास नोट्स 65 वाला भेज दिया है कि नहीं भेज दिया? व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है सारा। ये तो कमिटमेंट नहीं किए थे। ठीक है, एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि मैं पढ़ूं क्या, तो लीजिए मैं 65 का जो क्लास नोट्स है, क्योंकि 65 का ही तो क्लास नोट्स अभी है, अभी तो 66 का क्लास चल रहा है। ये भी साथ में बोले हुए कि जब 66 का क्लास कंप्लीट हो जाए तो उसका क्लास नोट्स फोटोकॉपी करा लेना। भाई टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन किए, चाहे क्लास ज्वाइन किए हैं, तो आप आस्था के ना, तो हमें तो टेक केयर करना पड़ेगा भाई, कहीं भी दिक्कत आपको ना हो, तो उस प्रोसेस में। लेकिन अब ये डिस्कशन वाली जो बात है, तो आप कई बार बोलते हैं हमने 2-3 हमने बनवा के रखा हुआ है, हिस्ट्री का भी रखा हुआ है, क्या क्या रखा हुआ है, और सर को तो कई बार एक होता है कि अब जो जिस सर ने बनाया है उन्हीं को भेज देंगे, तो फिर जितना कॉन्फिडेंस क्वेश्चन डिस्कस करने के दौरान आया उतना डिस्कस वहां से नहीं आएगा। तो दोनों में से एक ही हो पाएगा, नहीं तो फिर तो वही बात आके बांचना पड़ेगा ना। मान लीजिए आंसर में लिख दिया तो उसको सामने रख देंगे, बोलेंगे कि ये लिखिए ये लिखिए ये लिखिए लिखिए, तो फिर क्या फायदा हुआ? तो दोनों में से एक ही चीज होनी चाहिए, कौन सा? और ये हमने शुरू में क्लियर किया हुआ है। क्लियर है कि ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, 11 क्वेश्चन आपके आंख के सामने आकर के डिस्कस कर लिया जाए और आप उसको नोट कर लीजिए ना। पीए तो ऑप्शनल नहीं है। देखो हमने कई लोगों का क्या किया कि नहीं है, जो चीज अब जो काम ठीक से नहीं कर सकते उस काम का जिम्मा ही हमने ले लिया। भाई हम कुछ चीज हम लोग नहीं कर सकते। भाई हम जीएस में हम जनरल स्टडीज को अच्छे से कर सकते हैं, क्लास से लेकर के टेस्ट से लेकर के हर तरह से। फाइनली जब आप पेपर एग्जाम देने जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ ज्वाइन करने से हमको लाभ हुआ। पहले आप असंतुष्ट हो सकते हैं, 100 बार असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन अब एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें यहाँ से जो क्वेश्चन यहाँ टेस्ट में पूछा गया है, इसी में से वो सारा क्वेश्चन होगा वहां, और आप जो यहाँ दिया गया था उसी क्वेश्चन को अगर ठीक से उसके आधार पे कंटेंट क्रिएट करके अगर ठीक से पढ़े होते और ठीक से लिखे होते तो यहीं से क्वेश्चन आता है। हर बार आता है। एक भी क्वेश्चन ऐसा करंट अफेयर्स में एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो गया था पिछली बार, नहीं तो कोई क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस ही इतना छोटा है कि आखिर बाहर वो जाएंगे कहां, ये भी सोचो ना। वही 17-18 टॉपिक हिस्ट्री का है, और 18 टॉपिक हिस्ट्री का क्वेश्चन 3-4 बार बनना है। एक बार हिस्ट्री में बनना है, एक बार फुल टेस्ट 2 होगा, उसमें भी हिस्ट्री का क्वेश्चन शामिल होगा, 6-6-12, तो ये 12-12 24 में से 3 क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें हमारी कोई बहादुरी नहीं है, बीपीएससी नहीं ऐसी कृपा किया हुआ है, बीपीएससी के कारण ऐसा है। ठीक है, कि वो जो 24 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा उसमें से 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब उसी तरह से डेटा इंटरप्रिटेशन में जाओ तो डेटा इंटरप्रिटेशन में 4 ही टॉपिक है भाई, टेबलेशन है, पाई डायग्राम है, बार डायग्राम है और लाइन डायग्राम है। तो उस पर अगर एक फुल टेस्ट हुआ, फिर 2 बार और होगा, तो वहां के 4 क्वेश्चन 4-4 8 और यहाँ पे 12 11-12, तो ये 20 क्वेश्चन हुआ। तो 20 क्वेश्चन, एक तरह के क्वेश्चन कई सारे पूछे गए, तो उसमें से वो क्वेश्चन नहीं आएगा, तो उस तरह का क्वेश्चन तो आएगा ना। और ये हमारे कारण से नहीं आएगा, किसके कारण से आएगा? बीपीएससी के कारण से आएगा। ठीक है, उस तरह से साइंस टेक्नोलॉजी जाए, इकोनॉमी जाए, कहां जाए, तो इकोनॉमी साइंस टेक्नोलॉजी का एक फुल टेस्ट हुआ, फिर पेपर 2 में साइंस टेक्नोलॉजी के फिर 4-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 बार। तो ये 12 ये और 12 ये और 4 8 वो, तो 12-8 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है,
तो फाइनली आप इस दौरान चाहे जैसा फील करें, लेकिन फाइनली जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो देखेंगे कि क्वेश्चन तो हमसे पूछा गया था, हमने ही ध्यान नहीं दिया। हम केवल फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप में हीरो बनने के चक्कर में बिजी थे। कॉपी पे कम लिखते थे और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादा लिखते थे। समझ गए बात को? तो इसलिए जो अब इसका जो मैटर व्हाट्सएप ग्रुप में दिया हुआ है, चाहे तो उसको लेकर के मैटर को पढ़िए। नहीं तो आपके जैसे लोगों को तो क्लास ज्वाइन करना चाहिए था, नहीं तो क्लास नहीं ज्वाइन करे। कई लोग होते हैं भाई जो चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। कई लोगों का मान लीजिए बैकग्राउंड थोड़ा हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, उतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उतने डाइवर्सिफाइड। तो उन तरह के लोगों के लिए क्या होता है भाई, जब 6 टीचर आकर के यहाँ पे एक एक सेक्शन की चैलेंजेस को सॉल्व करा रहे हैं, 15-15 दिन, 12-12 दिन, 10-10 दिन, 20-20 दिन सॉल्व करा रहे हैं, तो वो 20 दिन जो वहाँ करा रहे थे वो तो आप ही का करा रहे थे ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? वो 20 दिन जो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ाया, अब वो 20 दिन आपको खुद करना पड़ेगा। तो हमारे द्वारा कराना और आपके द्वारा खुद करना, दोनों में डिफरेंस आएगा नहीं आएगा? हमने गरीबी, कल एक पॉवर्टी एक टॉपिक था जो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल 3 घंटा कराया, 11 बजे से 2 बजे तक, और जितनी बातें उसमें करवा दी, ठीक है। अब आप कॉपी में भी जाएंगे तो उस दौरान 3 घंटे के दौरान हर पॉइंट के साथ जो हमने डिस्कस किया था वो तो माइनस होकर रहेगा ना। वो वहां तक केवल बात रहेंगी ना, वो जो स्टोरी वहां पे था, जो संदर्भ था, वो तो नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अब हमारी मजबूरी क्या है कि भाई हम वो आपको कॉपी दे सकते हैं, वो पूरा संदर्भ कहां से दे सकते हैं? एक कॉपी दे देंगे, दूसरा कॉपी दे देंगे, सब कॉपी दे देंगे टेस्ट सीरीज वाले लोगों को। भाई आप इससे काम चला सकते हैं तो इससे चलाइए। क्योंकि सबसे बड़ी जीएस में दिक्कत क्या है, बीपीएससी में दिक्कत क्या है कि भाई आपके पास उसका मैटर नहीं है। सिलेबस छोटा है लेकिन मैटर नहीं है। और रिन्यूएबल एनर्जी, आप मैटर बाजीराम का ले सकते हैं, किसी भी कोचिंग का ले सकते हैं, लेकिन बिहार का रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2017 और उसका टारगेट और उसमें कितना सोलर एनर्जी है और क्या स्थिति है, वो उसमें कहां से रहेगा? ठीक है। तो खैर इस तरह की कई सारी बातें हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जीवन में कोई भी काम बिना निवेश का नहीं होता है। अभी बिहार में हो कि कांस्टेबल की भर्ती में 5 लाख रुपए लग रहा है, बहुत सारे लोग 5 लाख दे देंगे कि नहीं दे देंगे? कांस्टेबल की भर्ती के लिए 5 लाख दे देंगे। अब 20-25 हजार रुपया कोचिंग का फी दे करके 6 लोगों से अपने सिलेबस की सारे चैलेंजेस को सॉल्व करवा लें और उसको तो कमरे पे जाके थोड़ा पढ़ लें, याद कर लें, वो काम लोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? 5 लाख। ठीक है, चलो ठीक है, ये था पेपर। फिर आपका अब डीआई का देखो, डीआई का डिस्कशन नहीं होगा। डीआई का डिस्कशन होगा जो पेपर 1, पेपर 2, फुल पेपर 1, पेपर 2 जब होगा तो वहां पर भी डीआई के क्वेश्चन होंगे 4-4-8 और ये 11, ये दोनों मिलाकर के एक साथ डीआई का डिस्कशन होगा। क्योंकि 2 बार टीचर डीआई के नहीं आ सकते, ये 11 और वो। हाँ, इसका मॉडल पेपर मिल जाएगा, आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। डीआई का मॉडल पेपर मिलेगा। समझ गया। डीआई का हल आंसर मिलेगा। डीआई का डिस्कशन बाद में एक बार होगा, लेकिन डीआई का हल आंसर मिलेगा, जो 11 क्वेश्चन और जो आगे आंसर होगा। डीआई का हल क्वेश्चन, मिथिलेश, डीआई का हल क्वेश्चन चाहिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। ये चीज डीआई का हल क्वेश्चन मिल जाएगा।